ऑप्शन ही नहीं दे रखा इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। अबे यार किससे पूछूं, यहाँ पे ना इंटरनेट चल रहा है। ये एक टाइम पे रशिया का, पूरे रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल था, ठीक है, मतलब बाय लैंड अगर देखा जाए तो। KFC क्या हुआ, क्लॉस्टिक्स, अच्छा रोस्टिक्स, और अलग ही सिस्टम है भाई यहाँ पे। इनको मैं बोल रहा हूँ मुझे फुल करने दो, फिर पे करूँगा ना मैं कितना अमाउंट होगा, तो ये बोल रहे हैं रफली अमाउंट आपको बताना ही पड़ेगा। -20। नो नॉट एंटी फ्रीज, नॉट एंटी फ्रीज, वाइपर 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 वाइपर, यस यस। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ, सीरियसली भाई। डेली कोई ना कोई इशू, डेली कोई ना कोई इशू। ऐसा दिमाग खराब हो रहा है ना भाई, सीरियसली बता नहीं सकता। कम से कम मेरे को 40 मिनट हो गए हैं ये अपार्टमेंट एक्सेस करते हुए। बैकयार्ड है शायद ये होटल का, कुछ नहीं दिख रहा, टूटी फूटी बिल्डिंग है सामने बस। अभी इस पर टच हुआ, एकदम गरम गरम। तो भाई ये यूजुअली रशिया में आप लोगों को मिल ही जाएगा, गरम गरम रहता है ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाकी इस तरफ एक बेड है, उधर एक अलमीरा है, उधर वॉशरूम है, चेयर रखी हुई हैं, डिसेंट सा छोटा सा रूम था। इस रूम के लिए 1 मिनट जरा, इस रूम के लिए हम लोगों ने पे किए थे 2200 रुपये इंडियन रुपीज़, ठीक है। और इस वजह से किया था मैंने क्योंकि छोटी सिटी थी, तो मुझे लगा मैं नॉर्मल करूँगा, कहीं होम स्टे वगैरह बहुत अंदर अंदर ना मिल जाए, तो इसी रीज़न की वजह से मैंने कहा थोड़ा ठीक सा डिसेंट होटल कर लेते हैं, डिसेंट ही था। तो फिर चलते हैं भाई, चेकआउट के लिए बोल चुका हूँ 2-3 बार। 12 बज चुके हैं, मैं 10 बजे उठ गया था, बट थोड़ा काम निपटा रहा था, एडिटर को फाइल वगैरह भेज रहा था, फिर नहाया वाया, फिर रेडी होके अब निकल रहे हैं। और मुझे नीचे जाके ब्रेकफास्ट भी करना है। पहले इनसे पूछना है कि चेकआउट टाइम हो चुका है, इसके बाद मैं किचन एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल रात को तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। चलते ही फालतू में लिया है, मैं इनसे पहले पूछ के लाना था, अगली बार से पूछूंगा पहले, जहाँ अलाउ करेंगे ना वहीं लेके आऊँगा। चलो जी, बढ़िया वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, पानी यहीं भर लिया मैंने गर्म। चलो जी, कोई है ही नहीं यार यहाँ पे, आ रहे हैं शायद। ये था भाई हमारा होटल कल जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे। सामने यहाँ पर है एंट्री, और गाड़ी हमारी यहाँ पर पार्कड है। कल मैं गलती से वहाँ चला गया था, पहले मुझे लगा ये वाली बिल्डिंग है, क्योंकि फ़ोटो में ना फ्रंट व्यू दे रखा था। और एक चीज़ और, यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं ना भाई, सबका फ्रंट व्यू होटल का दे ही रखा है ताकि आप बाहर से पहचान लो, ठीक है। तो लगभग सेम ही है। देखो, अगर आप, मैं ये बोलूँ कि ये देखो फ्रंट से सामने ऐसे बाहर निकला हुआ है, और ऐसे एंट्री है इसकी सीढ़ियाँ चढ़ के, थोड़ा हल्का सा, चलो इसकी तो साइड से है, ये वाली देखो वैसी सी लग रही है थोड़ी, वहाँ सामने उधर, लगभग सारी सेम। मतलब वही सोचा था मैं कैसे पहचानूंगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ था, ये नीचे देखोगे ना, ये जो नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है सेम ऐसा ही, नहीं ये नहीं था यार, हाँ ये वाला, सॉरी मैं सोचूं बोन होन करके कुछ लिखा था, एक तो बोमुक मेक करके कुछ लिखा है ना, ये मैंने सेम मैप पे डाला था। तो फिर मुझे लगा, फिर अंदर यहाँ पर वहाँ पर एंट्री और चेक इन और चेकआउट टाइम भी लिखा हुआ था, तो मुझे समझ आ गया कि यही है। तो ऐसे ही आप लोग भी पहचान सकते हो, वरना बहुत डिफिकल्ट है भाई रशिया में, अगर आप छोटी सिटीज़ में होटल ढूंढना चाहते हो तो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन रशिया हम कल ही एंटर हुए हैं। राइट नाउ आई एम इन सिटी कॉल्ड एज ऑरेनबर्ग, ORENBURG, ऑरेनबर्ग, जो कि बॉर्डर से लगभग 170 किलोमीटर आगे सिटी पड़ती है। आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है कजान, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है ऑब्वियसली रशिया में, जहाँ जो कि बेसिकली फेमस भी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वहाँ बहुत MBBS स्टूडेंट्स आते हैं करने इंडिया से, बहुत इंडियंस मिलेंगे वहाँ पे। तो बेसिकली अभी हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हैं। ये रूट मत देखना क्योंकि ये ओम्स्क वाला रूट है, मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मैं कजाकिस्तान नीचे से गया हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं यहाँ पर हूँ अभी, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है अपना, यहाँ अपना कजाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर मैं रुका था यहाँ पे, और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कजान, और कल मेरा होगा फिर मॉस्को, फिर इसके ऊपर यहाँ पीटर्सबर्ग। तो ऐसा कुछ रूट है। गाड़ी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है क्योंकि भाई बारिश हुई है, और काफ़ी दिन से गाड़ी वॉश नहीं हुई है। लास्ट मैंने वॉश चाइना में कराई थी, चाइना के बाद पूरा कजाकिस्तान, वो भी इतना उबड़ खाबड़ रास्ते, लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है, और वॉश नहीं हुई है। बट ठीक है, अब थोड़ा बहुत पानी डल गया ना, अच्छी खासी बारिश हो, और मैं ये चाहता हूँ ताकि गाड़ी जब तेज़ चले तो थोड़ा बहुत धूल उतर जाए। अब पहले एक बार काम करते हैं, मैगी निकालते हैं, क्योंकि मैंने परमिशन ले ली है, उन्होंने बोला आप यूज़ कर लो किचन। तो भाई अपना मैगी खा के ही आज गुजारा करेंगे रात तक, क्योंकि भाई गुड न्यूज़ ये है, मतलब आप लोगों के लिए पता नहीं गुड न्यूज़ है कि नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि कजान में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। आज रात को मुझे खाना मिल जाएगा, कल भी मिल जाएगा। अब इनफैक्ट मेरे को कल से
आज से ही बल्कि लगभग सब जगह खाना मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ रुक पाऊँ या फिर अपार्टमेंट ले पाऊँ वहाँ मैं कुकिंग कर लूँ। और 4-5 दिन बाद ना हमें कुछ नए लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको तभी के तब मिलाऊंगा कौन लोग ज्वाइन करने वाले हैं बेसिकली। अभी चलते हैं ऊपर, इसमें से निकालता हूँ फ्राइंग पैन। ओके, स्पून अंदर मिल जाएगा, बढ़िया। अपने पीछे से ले लेते हैं मैगी। लास्ट 2 पैकेट बचे हैं भाई मैगी के भी, लो सिर्फ 2 ही पैकेट बचे हैं। बिस्किट आगे रख लेता हूँ, काम आएंगे चलते चलते। और एक बिरयानी भी ले लेता हूँ यार, इसको गर्म कर लूँगा, थोड़ी देर बाद खा लूँगा, जिससे कि फिर रास्ते में बहुत एक्सट्रीम भूख नहीं लगेगी, मुझे रुकना नहीं पड़ेगा फालतू में। तो ये 3 चीज़ें निकाल लेते हैं। अब देखते हैं भाई मैगी के बिना कैसे गुजारा होगा हमारा। इधर से होटल की एंट्री ऊपर, और इधर तय खाने में भाई बना रखा है किचन। दिखाता हूँ आपको, बस मुझे याद आ जाए। ओके भाई, यहाँ पे रूम भी है, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है छोटा सा, यहाँ पर है भाई किचन। नाइस, ये सब कुछ है यहाँ पे। बट इन्होंने बोला था जाने से पहले वॉश कर देना, मैंने कहा ठीक है भाई, वो ऑब्वियसली मैं करूँगा ही। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है बट यहाँ पे ले आओ। बढ़िया मैगी बन के रेडी हो गई है भाई। इसी से आज अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी है करेंगे गाड़ी में। बाकी मेरे बिस्किट्स और केक्स वगैरह पड़े हैं, तो वो खा के आज हो जाएगा मेरा। रात को पहुँच जाऊँगा कज़ान, वहाँ पे अपना इंडियन रेस्टोरेंट सही, वहाँ पर चल के आज डिनर कर लूँगा। फिर कल तो मॉस्को जाना है, तो बेसिकली अब मेरे को मॉस्को में भी मिलने वाला है इंडियन रेस्टोरेंट। उसके बाद यूरोप में भी हर कंट्री में ही मिलेगा, क्योंकि इस बार मेरे को सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप नहीं करना है, नॉर्दर्न पार्ट करना है। और सारी जानी मानी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा कोशिश करूँगा कि खुद ही कुक करूँ, क्योंकि बहुत महंगे हैं भाई यूरोप में। चलो रशिया में तो ये कि 800-900 रुपये, 1000 रुपये में हो जाता है एक टाइम की मील, एक पर पर्सन। बट यूरोप में अगर आप एक्सपेक्ट करो तो ये बहुत मुश्किल है। चलो जी फटाफट खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बड़ी हो रही है भाई मैगी, कभी कभी सही बन जाती है, क्योंकि इंडक्शन और नॉर्मल यहाँ के जो स्टोव्स होते हैं उस पर थोड़ा पानी का भी जब कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। बाकी अभी का आइटनरी भाई ये है कि आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से कज़ान, जैसे कि मैंने बताया। बट उससे पहले मेरे को ना सिम कार्ड लेना है, क्योंकि मेरा इंडियन सिम कार्ड यहाँ चल ही नहीं रहा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कार्ड की वजह से मैं कितना परेशान हुआ था। ना ही तो मेरा इंडियन इंटरनेट चल रहा है, ना ही मेरे पास कोई भी ऑप्शन होगा अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से। लगभग 9 घंटे के लिए आउट ऑफ नेटवर्क रहूँगा मैं। तो पहले मेरे को रशियन सिम कार्ड लेना है एक, ठीक है। इसमें तो जो जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ 16 Pro Max में, इसमें एक फिजिकल सिम का स्लॉट है, तो एक सिम कार्ड वो लगा लूँगा इसमें, सो दैट रास्ते में कहीं नीड पड़ती है तो मैं हॉटस्पॉट उससे लेके थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँ। एटलीस्ट 5-6 दिन में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा जब मैं ट्रैवल करूँगा। तो आज, कल और उसके बाद एक दिन और, जहाँ मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग जाऊँगा उस दिन भी, ये 3 दिन मुझे थोड़ा इंटरनेट से जूझना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कैसे हो पाएगा, क्योंकि यूरोप एंटर करने के बाद होपफुली मेरा चल जाना चाहिए सिम कार्ड इंडिया वाला। वाईफाई की हेल्प से मैंने लोकेशन लगा ली है, करेंसी एक्सचेंज शॉप की। यहाँ से 6 मिनट का रास्ता है, 1.9 किलोमीटर्स। चलते हैं भाई। अब इसके बाद कोई लोकेशन नहीं लग पाएगी अंटिल मैं कोई सिम कार्ड ना ले लूँ चाइनीज़। चलो जी, ठंड हो रही है भाई, बढ़िया। बहुत ज़्यादा नहीं हो रही बट है ठंड, बेरेबल है। पानी मैंने भर लिया ताकि फालतू को मुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़े। एक बॉटल ये मैंने नॉर्मल गर्म भर लिया था और इसमें नॉर्मल है। चलो भाई, क्योंकि पानी बड़ा महंगा है भाई, सीरियसली 80-80 रुपये की बॉटल है, इतनी छोटी छोटी सी, वो भी बीच में मिड पे। वरना मैं सिटी के अंदर घुसूँ पानी लेने, और उसके लिए मैं वो करूँगा नहीं कि सिटी के अंदर जा रहा हूँ। चलो लेट्स गो। कल रात से ही बढ़िया बारिश हो रही है। रात को जब मैं डिनर करने गया था यहीं पर, ये विनी पू करके कैफ़े है, जो कि है तो रशियन कैफ़े ही, मतलब बेकरी वैसा है बेसिकली, बट वहाँ पर इंडियन डिशेस थी एक दो। तो वहाँ से वापस आया था ना, तब से बारिश हो रही है। और मौसम भी बारिश जैसा ही हो रखा है, बादल बादल। एक तो ये पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है कहीं सच है, मतलब खिस तो नहीं गया शीशा कहीं ड्राई चल चल के, क्योंकि बीच में शायद इसके ऊपर कुछ अटका था, तुरंत एकदम चूं से आवाज़ आई। एक बार देखना पड़ेगा। चलो अभी जल के वहाँ पर उतर के देखता हूँ। और रही बात भाई स्नोफॉल की, तो वो देखो कहाँ पर मिलती है। अब मैं नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ रशिया में, बेसिकली मैं कज़ान की तरफ जा रहा हूँ, जो कि आपको नॉर्थ में पड़ता है। और वहाँ से फिर मैं वेस्ट साइड ट्रैवल करूँगा। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। यहाँ पे वन वे बहुत है भाई, कल भी वन वे ही लिया था मैंने, आगे जाके फिर लेफ़्ट लिया था, नहीं यहीं से लिया था, सॉरी यहीं से लिया था। हाँ, इसके पहले वाले कट से आने वाला था और ये जाने वाला है लेफ्ट में। रशिया के आर्किटेक्चर की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि घर के या फिर किसी बिल्डिंग के बाहर कोई चीज़ लगी हुई है, जैसा यूजुअली हम लोग काफ़ी जगह देखते हैं, चाहे यूरोप भी क्यों ना हो। यूरोप में भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, बट रशिया में भाई ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। सारा का सारा आर्किटेक्चर, किसी भी सिटी में चले जाओ, सबका सब ऐसे ही होगा जैसे तो आपको दिखेगा ना, ऐसा लगेगा बिल्डिंग, और आपको गेट देखने से मिलेगा नहीं इजीली, मतलब दिख जाएगा ऑब्वियसली, बट इतना इजीली नहीं दिखेगा जैसे होता है ना, उभरा हुआ होता है थोड़ा, जैसे देखो ये है, ठीक है। तो अंदर ही सब कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है ना यहाँ पर, तो इस रीज़न की वजह से देख रहे हो, ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं,
अंदर ही है। और ऊपर से ना दो दो गेट होते हैं, सिंगल गेट कभी नहीं मिलेगा रशिया में, हमेशा एक दो गेट मिलेंगे। एक बाहर वाला गेट होगा जिसको खोल के आप उसके अंदर मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, लगभग 10-15 मीटर मैक्सिमम, 10-15 मीटर, हाँ ठीक है, 10-15 मीटर का डिस्टेंस होगा। जिसके बाद फिर एक दूसरा गेट होगा, उसके बीच में थोड़ा वो टेम्परेचर ठीक रहता है। फिर उसके बाद, अरे यार इसने भी रोक दी यहाँ पे, हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट गेट आएगा जिसके अंदर फिर नॉर्मल उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा अंदर के हिसाब से, कि भाई अंदर अब कोई भी इंसान बिना जैकेट है, बिना हैवी जैकेट, बिना ओवरकोट के आराम से रह सकता है। सेम गोज फॉर रूम्स में भी ऐसे ही होता है, दो गेट नहीं होते रूम्स में, बट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि वो पाइप होती है ना गरम गरम, वो पाइप घुमाते रहते हैं, वो मतलब अंदर घुमा रखी होती है पूरी, जिसके अंदर गर्म पानी फ्लो करता है। और ये चीज़ मेरे को बताई थी नवंकुर भाई ने, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं रशिया आया था नवंकुर के साथ, ठीक है, तो उसने बताया था मेरे को कि ऐसे करके होता है हर रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। शायद से ऐसा होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद से ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाई होती है उस गर्म पानी की सबके घरों में, जैसे हमारे घर गैस पाइपलाइन बिजती है ना, सेम वैसे ही कुछ आप ट्रीट कर सकते हो इस चीज़ को। और ये सामने पहुँच गए हैं भाई, यहीं पर ही है, देखते हैं एक बार एक्सचेंज शॉप, क्योंकि रशियन में लिखी होगी तो एक बार वो देखनी पड़ेगी एक्सचेंज शॉप मिलती है नहीं मिलती है, और मेरे को कितना एक्सचेंज कराना है वो डिसाइड करना है, क्योंकि अगले 5 दिन में रहने वाला हूँ। और होटल वगैरह तो चलो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर रहा हूँ, वीगो से कर रहा हूँ, किसी और एप्लीकेशन पे आपको जल्दी होटल्स दिखेंगे नहीं, वीगो पे दिख रहे थे अच्छे खासे, तो वीगो में एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर ली थी और वीगो पे ही मैंने बुकिंग कराई थी कल भी, और वीगो पे आज ही, तो उससे फिर वीज़ा कार्ड से पेमेंट हो जाती है। तो कल भी मेरी पेड थी, आज मैं अपना होटल बुक कर चुका हूँ कजान में, ठीक है, तो वो भी मैंने प्रीपेड ही है, कि वहाँ पर जाके फालतू में कैश दूँ वो मेरे को चाहिए नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेस्ट है, ना ही मेरे को कन्वर्जन का फालतू का झंझट रखना, नहीं वो नॉर्मली हमारा फ्यूल स्टेशन जाने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं कैश एक्सचेंज करा लेता हूँ। पहले फ्यूल कैलकुलेट करता हूँ लगभग कितना लगने वाला है, उस बेसिस पे फिर देखूंगा कि फ्यूल के हिसाब से स्टे तो मैं उससे कर रहा हूँ, फिर खाने पीने का 4-5 हज़ार रुपये वैसे करा लूँगा, बाकी जो एक्स्ट्रा ही ले लूँगा वैसे, क्योंकि कजाकिस्तान में मैंने एक्स्ट्रा लिया था 4-5 हज़ार की करेंसी में बची हुई है, तो अभी सबसे पहले मैं कजाकिस्तान की एक्सचेंज कराऊंगा। तो रशिया के तो इंडिया में भी चलो रूबल एक्सचेंज हो जाएगा, कजाकिस्तान का मुझे लगता नहीं कि मुझे इंडियन रुपीज़ मिल पाएंगे, तो मैं कजाकिस्तान टू रूबल करा लूँगा पहले, और फिर जो मेरे को चाहिए होगा फिर वो US डॉलर्स टू रूबल करा लूँगा। ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे भी बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं भाई, नॉर्मली मतलब इस पर जेब्रा क्रॉसिंग पे ही लोग वेट करते रहेंगे जब तक उनकी टर्न नहीं आएगी। सेम ये देखो यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं ना, जब तक इनकी टर्न नहीं आती तब तक ये लोग क्रॉस नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चीज़ यार, इंडिया में ना लोगों की मेंटालिटीज़ अब सब थोड़ी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, कि जो वेस्टर्न कल्चर हर तरीके से हम अपना रहे हैं हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो सेलिब्रेशंस हो, तो फिर अच्छी चीज़ों में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी चीज़ें उनमें भी करना चाहिए, नो डाउट, ठीक है, बट इन चीज़ों में भी वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए भाई, कि वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के और फिर इन चीज़ों पे भी हम थोड़ा काम करें। ये जो हॉन्किंग है सबसे पहले ये बंद करनी चाहिए, हॉन्किंग बिल्कुल नहीं होती है भाई यहाँ पर, अगर आप हॉर्न मारो किसी को मतलब कि आप गाली दे रहे हो उस बंदे को, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हॉन्किंग बिल्कुल जीरो है। सेम गोज फॉर अपना ट्रैफिक रूल, सेम गोज फॉर रोड क्रॉसिंग, और या फिर ट्रैफिक रूल से बेसिक रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो ना वो थोड़ी बहुत लानी चाहिए इंडिया में, लोगों को लानी सबसे पहले, गवर्नमेंट से पहले तो, क्योंकि लोग ही वो हैं जो इसको फॉलो करके फिर लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जगह दिख रही है मुझे थोड़ी सी, बट यू टर्न देखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर है ना जगह, यहाँ खड़ी कर देता हूँ, सामने शायद ये है एक्सचेंज शॉप, यूटर्न कहाँ से होगा, बट किस्मत अच्छी थी भाई, बहुत बढ़िया जगह पार्किंग मिल गई सीरियसली। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा आगे चिपका के लगा दी है, क्योंकि यहीं पर ही मुझे जाना था एकदम सामने, वरना देख रहे हो कहीं पार्किंग नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके खड़ी करके आता और टाइम वेस्ट करता। पहले ढूंढते हैं, किसी पूछते हैं भाई कि कहाँ पर है एक्सचेंज शॉप, ये है शायद एंटेका, शायद से 24 आवर्स ओपन, क्योंकि मेरे को गूगल मैप्स पे दिखा रहा था। बेसिकली इसकी लोकेशन ना मेरे को कल जब मैं रेस्टोरेंट गया था वहाँ पर जो लड़की थी उसने दी थी, उसने बोला था कि आपको करेंसी शॉप चाहिए, एक्सचेंज शॉप, तो आप यहाँ जा सकते हो। पर यार ये तो मेडिकल स्टोर लग रहा है मुझे, हाँ मेडिकल स्टोर है भाई ये, ओहो इसके अंदर है क्या, चल के पूछता हूँ इससे। यार यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, स्लिप आई है मेरी तो है नहीं, स्लिप पहले से आ रखी है, इसको फेंको, इसमें ही दिखा रहा है बट इसमें नोट इंसर्ट करना है, इंग्लिश में भी नहीं दिखा रहा ना, ऑप्शन ही नहीं दे रखा इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। अबे यार किससे पूछूं, यहाँ पे ना इंटरनेट चल रहा है। ये भाई एक शॉप पे आ गया हूँ मैं, ये सिम कार्ड के लिए आया हूँ फिलहाल मैं, और सामने ये चल रहे हैं इंडियन है, भी इनकी फ्रेंड 2 लोग मुझे बाहर मिले थे, यहीं पर बताता हूँ पूरी डिटेल, ये भी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सिम कार्ड वगैरह दिलवाने में। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वैसे सिम कार्ड का। अच्छा तो यार टूरिस्ट का पता नहीं, मॉस्को में मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम मैंने लिया था जब आप लोग आए थे यहाँ पर रशिया पढ़ने, तो उस टाइम पे क्या किया था आप लोगों ने, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था? अच्छा जब तो सैंक्शंस बढ़े हैं, ओके। तो यार ये और इनकी फ्रेंड ये 2 लोग मुझे बाहर मिले, और फिर हम लोग, मैंने इनसे पूछा कैसे करेंसी वगैरह एक्सचेंज करानी है, क्योंकि मैं जहाँ पर था ना वहाँ पर हो ही नहीं पा रहा था कार्ड उसमें, मतलब बिना कार्ड के होने तो वीज़ा और मास्टर कार्ड से नहीं निकल रहे थे पैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि इनका कोई फ्रेंड है, उनको मैं अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगा UPI तो मुझे रूबल्स दे देंगे।
ठीक है, तो रूबल का काम वैसे हो जाएगा। बाकी सिम कार्ड का जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मुझे पूरी जर्नी जो यहाँ से ट्रैवल करना है ना, लगभग 900 किलोमीटर, वो विदाउट नेटवर्क में नहीं कर सकता हूँ, और मेरा इंडियन इंटरनेट नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अब कोई और ऑप्शन है इंटरनेट का? नहीं है। तो बिना इंटरनेट के जाना पड़ेगा भाई फिर। मतलब ये क्या चीज़ है? अच्छा, तो यहाँ प्राइजेस वगैरह कैसे हैं? अच्छे हैं कि कैसे हैं? अच्छा। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना ये मॉल घूमने लायक था राइट। हाँ हाँ, ये बता रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो यार ये बता रहे हैं कि ये एक टाइम पे रशिया का, पूरे रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल था, ठीक है, मतलब बाय लैंड अगर देखा जाए तो। बट फिर मैं सर्च किया तो मॉस्को में भी एक है इससे बड़ा, बट नो डाउट ये भी बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कब से चले जा रहे हैं। अब एक ये दूसरा है, इस पर पता करते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ का प्रोसीजर है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है। पता करना पड़ेगा कि कैसे सिम कार्ड मिलेगा। ये सारी की सारी यहाँ पे एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं, और कल मैंने अभी मतलब जब मैं सुबह एक एटीएम मशीन पे गया था ना, जिस मशीन पे भी थोड़ी देर पहले मिले थे, उसमें भी उन्होंने बोला था कि वहाँ पर भी नॉर्मल आप डॉलर डालो, तो वो आप लोग कह रहे थे उसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बैंक उसमें नहीं है ना। अच्छा, तो आप सेम बैंक से निकालना पड़ता है? हाँ। किसी भी एटीएम से नहीं निकलते जैसे इंडिया में होता है? ऐसे कमीशन लगता है और पैसे काटते हैं उसमें से। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे इंडिया में हमारे किसी भी एटीएम से निकाल लो, ऐसा नहीं होता है? ओके, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें मैं अपना ये वाला तो पाउंड, अच्छा अच्छा, नहीं उसमें तो इंग्लिश का ऑप्शन भी नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ डिपॉजिट, विड्रॉ और पेमेंट्स। तो यहाँ पे डॉलर में देख सकता हूँ, यूरो देख सकता हूँ, ये येन है शायद, युआन है, सॉरी युआन। ये पी क्या है? अच्छा, पी रूबल्स है, रूबल, डॉलर, यूरो और अपना युआन, चाइनीज़ करेंसी भी एक्सचेंज हो जाएगी। तो चलो यार, एटलीस्ट मेरा करेंसी वाला काम हो गया। बट मैं डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा कि रशिया में टूरिस्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। वैसे 100% होगा, 200% होगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसा तो नहीं करेगी भाई टूरिस्ट के लिए कोई ऑप्शन ही ना छोड़े कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि उसके लिए शायद से इस सिटी में ना हो, क्योंकि यहाँ टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे मिल जाए, कज़ान में मिल जाए, तो जैसा भी होगा बताऊँगा। बट अभी ये 6-9 घंटे की ड्राइव जो है ना, ये विदाउट इंटरनेट करनी पड़ेगी मुझे। इंटरनेट ना होने की वजह से एटलीस्ट मैंने गूगल ट्रांसलेट को चलो ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया, रशियन और कज़ाक दोनों, कि रशियन और कज़ाक दोनों में से कोई भी कोई बोलता होगा तो एटलीस्ट मैं कन्वर्ट करके विदाउट इंटरनेट दिखा सकता हूँ। साथ ही साथ इनकी हेल्प से मुझे थोड़ी रूबल्स मिल गए हैं, थोड़े एटलीस्ट। ये कितने रूबल्स हैं? अराउंड 20,000 राइट? 27,000 रूबल्स मिल गए हैं, जो कि ठीक है। एटलीस्ट मैं यहाँ से रशिया एग्जिट करने तक का विदाउट, अगर मैं होटल बात करूँ, क्योंकि होटल्स तो चलो मैं सारे के सारे अपने वीज़ा कार्ड से करूँगा बुक, उसके अलावा फ्यूल और नॉर्मल खाना पीना और जहाँ जहाँ पर चलेगा, वैसे कार्ड तो कहीं नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो वहाँ पर मैं सर्वाइव कर लूँगा। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अब इंटरनेट का इशू है, क्योंकि पूरे रास्ते सिर्फ मैप्स मेरे को, क्योंकि मैप्स बंद नहीं करना, ऑफलाइन मैप मैं डाउनलोड कर नहीं सकता। एक बार ऑप्शन देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर येंडेक्स मैप चलता है, येंडेक्स ही डिलीवरी एप्लीकेशन चलती है, येंडेक्स ही टैक्सी चलती है और येंडेक्स मैप चलता है। तो वो अगर देखता हूँ, अगर ऑफलाइन का ऑप्शन होगा तो वो डाउनलोड कर लूँगा, वरना फिर उसको बंद करते ही ना एक बार, फिर वो वैसे ही देख के जाना पड़ेगा जैसे मैं कल आया था, जिसकी वजह से फिर मैं कुछ भी मतलब फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकता बेसिकली। मैं ना फ़ोन अटेंड कर सकता हूँ, ना फ़ोन कर सकता हूँ, ना ही मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ। ये वाली जो शॉप है ना, ये आईफोन की शॉप है। बाकी आपको बता दूँ, यूएस के सैंक्शंस की वजह से लगभग सारी चीज़ें इस मॉल में अब चेंज हो चुकी हैं। ये बता रहे हैं कि 2 दिन पहले से ही मेजर चेंजेस आए हैं। सबवे जो था वो 2 दिन पहले चल रहा था, बट अब वो सब जॉय के नाम से आने लग गया है। ये मैंने इंटरनेट पे देखा था, बट अभी पता चला कि रिसेंटली हुआ 2-3 दिन पहले ही। और कौन कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका नाम चेंज हुआ है? जैसे बर्गर किंग में तो है, बर्गर किंग अभी भी है ना। KFC चेंज हुआ है, रोस्टिक्स करके। KFC क्या हुआ? क्लॉस्टिक्स, अच्छा रोस्टिक्स। और मैगी चेंज टू बुकुस्लो तोचका। बुकनस्तो तोचका। अच्छा अच्छा, बुकुस्लो मतलब टेस्ट। अच्छा, हाँ हाँ। और बाकी सबवे तो सब जॉय हो गया। हाँ, मतलब बेसिकली जितने अमेरिकन ब्रांड्स हैं सब चेंज हो गए, अलग अलग उसमें हो गया ना। और इनको लोकल यहाँ की कंपनीज नहीं खरीदा या फिर उसको वापस एक्वायर किया है। आपको कितना टाइम लगा वैसे रशियन सीखने में? ईयर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है ना MBBS में कि आपको बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, रशियन लैंग्वेज में भी एक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ? अच्छा, स्टांसिया, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर सर्व भी करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं होता? नहीं, मैंने सुना था, मेरा एक फ्रेंड था लास्ट टाइम जब मैं रशिया आया तो मॉस्को में था, तो वो बता रहा था कि MBBS कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 1 और 2 ईयर आपको यहाँ पर इनकी बेसिकली हॉस्पिटल्स में सर्व करना पड़ेगा।
तो पता नहीं अभी। और बाकी ये देखो क्रिसमस की डेकोरेशन या फिर क्रिसमस की जो खरीदारी वो शुरू हो चुकी है भाई, हर जगह क्रिसमस क्रिसमस। लास्ट टाइम मुझे याद है भाई, नवंबर में आया था मैं, 20th ऑफ नवंबर को, वापस से मैं गया था 29th ऑफ नवंबर को, उसी टाइम से। 25 को नहीं है ना क्रिसमस, जनवरी में आएगा। अच्छा जनवरी में है क्या डेट को? अच्छा समथिंग लाइक चाइना, उसका भी न्यू ईयर अलग होता है। ओके वो लोग को वी हैव वेकेशन 10 डेज क्रिसमस का, बट अच्छा। न्यू ईयर की वेकेशन 10 डेज का होता है। ओके 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 ओके, वैसा है भाई। बाकी एमबीबीएस, हाँ एमबीबीएस का पूछना था मेरे को। वैसे मैंने तो पूछ लिया, ऑफलाइन ऑनलाइन पूछ लेता हूँ। तो लगभग कितना डिफरेंस आ जाता है प्राइस में, अगर एज कम्पेयर टू इंडिया एमबीबीएस यहाँ कोई करने आता है तो? In India, which is cheapest here. चीपेस्ट इन रशिया, ऑल ओवर वर्ल्ड राइट, तभी इतना ज़्यादा होता है। तो ये मेरे को बता रहे थे कि लगभग जैसे वहाँ पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेडिकल लाइन से, ठीक है, तो सबके सब ना करते 1 CR जाते ही जाता है, बट यहाँ 50% से भी कम कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो इसी वजह से आते हैं भाई लोग रशिया अपना एमबीबीएस करने। ये है भाई रोस्टेक्स, जो बेसिकली KFC था, और ये कब चेंज हुआ? 1-2 साल पहले राइट? हाँ 2 years अगो। और ये मैकडी है बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने सेम रखा हुआ है, जो मैकडी का M था येलो में, सेम वैसा ही है देखो, और वाइट कलर में मैकडोनल्ड्स था, तो वैसा सही है, ठीक है। बट जैसे इन्होंने सबवे का सबजॉय किया है ना, जो सिमिलर टू हियर है, वैसा ही मतलब सुनने में सेम लगे, वैसा कुछ नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? बुक सुनो। अच्छा, काफ़ी अच्छी रशियन आती है वैसे आपको भाई बहुत, मेरे को तो बाहर की लैंग्वेजेस सीखने में इतना डिफिकल्टी आती है। एक तो मैंने 2-3 वर्ड्स ही सीखे हैं, वैसे एक स्पासिबो, 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 और हेलो को क्या बोलते हैं? प्रीवियत, पी, प्रीवियत, ओके। और हाँ को तो द बोलते हैं, दा राइट, प्रीवियत। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? किस चीज़ को? हेलो को रेस्पेक्टफुली बोलते हैं। हाँ, द्रास्तिक, अच्छा अच्छा, अलग हैं भाई वर्ड्स। ऐसे सर्व कर रहे हो जैसे हाँ 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 हाँ, रेस्टोरेंट्स तो भरे हुए हैं यार पूरे, मतलब अच्छा खासा भरा भरा मॉल। अच्छा ये वाला है, ओके ये वाला है भाई इंडियन रेस्टोरेंट, ओके ओके ओके। इसी मॉल में है भाई ये वाला इंडियन रेस्टोरेंट, औरा नाम है इसका। इट इज़ लाइक प्रोनाउंस इट औरा, ओके। एंड व्हाट डज दैट मीन? Aura means it is soul. ओह सोल ऑफ इंडियन फूड, ओके। तो यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ भाई आपको, काफ़ी अच्छा मेन्यू लगा वैसे मुझे, इसी वजह से मैंने स्पेशली दिखाया। देखो सब कुछ प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट है भाई, सब कुछ है A to Z, डोसा, स्टार्टर्स में आलू चना चाट, चिली पोटैटो, इधर मिक्स वेज कॉम्बो, इधर ग्रेवीज में पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, आलू गोभी मसाला, दाल तड़का, सब कुछ। और प्राइस देखोगे ना 500-600 रुपये प्लेट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है भाई, सीरियसली एक्सपेंसिव नहीं है। कहाँ अपना बाहर जाओगे तो आप 600-700 रुपये की रोटी मिलती है अलमाटी में, कहाँ मैंने 1500-1500 रुपये खाना खाया था, प्लेन राइस 200 रुपये, और क्या लोगे भाई 250 रुपये इंडियन रुपीज़, और रूबल में 200, बहुत सही है भाई, बहुत सही प्राइस है। कुछ यहाँ से पैक कराने की सोच रहा हूँ मैं रास्ते में खाने के लिए। थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी भाई मैंने, ये इंडियन रुपी नहीं है, ये ग्राम्स है, सो इट इज़ ग, जो र की तरह दिखाई पड़ रहा है, ओके। एंड दिस इज़ राम, आराम, रा, सो बेसिकली GR को इन्होंने ग्राम ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो 5 P, ओके रूबल, हाँ गॉट इट 500 grams for this much रूबल, ओके। 1 वेज दम बिरयानी, ओके। हाँ ऐसा पैक होगा ना कि मैं घर में खा सकूँ, ओके ठीक है। सो गाइस ही इज़ कन्ना, और ये इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर जो है उनके ओनर हैं, हेलो कन्ना, एंड ही हेल्प मी अलॉट विद द रूट्स, कि मुझे कौन सा रूट पकड़ना है क्या। बहुत ही टफ जर्नी रहने वाली है आज की, कुछ समझ नहीं आ रहा बिना इंटरनेट के कैसे जाऊंगा मैं। और ये बता रहे हैं कि अटैक्स हुए हैं ऑरेनबर्ग पे लास्ट कुछ मंथ्स में, ठीक है, और येस्टरडे से ही मतलब बहुत ज़्यादा नेटवर्क में इशूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे भी जैमर्स लगा रखे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इस वजह से बहुत मुश्किल है कि आपके इंटरनेट आए जब तक आप ऑरेनबर्ग नहीं छोड़ते हो। तो अब तो मुझे और ज़्यादा जल्दी हो रही है भाई ऑरेनबर्ग से निकलने की, कज़ान की तरफ चलते हैं। बाकी मैंने बिरयानी वगैरह पैक करा ली है, रास्ते के लिए हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 2 लोग मुझे मिल जाएंगे जो मिले थे। सो बेसिकली मैं यहीं पे खड़ा हुआ था, तो यहीं पर ही वो आए, वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो इन्होंने बोला कि वी कैन हेल्प यू। तो इनको मैंने फिर रूबल्स बोला कि रूबल निकलवा दो, तो इन्होंने अकाउंट में लेके किसी को भेजे, और फिर इन्होंने फिर मुझे रूबल्स दे दिए। 30,000 इंडियन रुपीज़ के मेरे को 27,000 रूबल मिले हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी दिलवाओ जैसे तैसे, क्योंकि मैं लेट भी हो रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कन्वर्जन रेट कह रहे कि यहाँ पर 3 से 4 दिन लगते हैं अगर हमें चाहिए होते हैं तो, क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो उस बेसिस पे ये लोग कन्वर्ट करते हैं। बट विदाउट, अगर आपको ट्रेडिंग के फटाफट चाहिए तो उसमें रेट अच्छा नहीं मिलता है, इन्होंने पहले ही बता दिया मेरे को।
तो मैंने बोला कोई नहीं, दिलवा दो जैसे तैसे। चलो जी निकला जाए। और बाकी जिनसे भी बात कर रहा था मैं, वो यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके ओनर हैं भाई। उन्होंने उनसे मैंने पूछा, सब कुछ पूछा, उसकी बात करते हैं। चलो आगे बैठे, पहले यहाँ से निकलूँ। उनका इंडियन रेस्टोरेंट है, मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है बाहर इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करने का। तो मैंने इनसे पूछा एक बार कि क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया। चलो जी दिखाता हूँ आपको फिर से। ये वाला मॉल है भाई, बहुत बड़ा मॉल है भाई, बहुत बड़ा। मेरा तो शॉपिंग करने का मन कर रहा था क्योंकि प्राइस भी बहुत अच्छे थे, बट टाइम नहीं था मेरे पास ज़्यादा, तो आई थॉट कि लीव इट, चलते हैं भाई फटाफट। ओके बाय बाय। स्माइल कर रहे हैं गाड़ी देख के, बोल रहे थे कि मुझे गाड़ी देखनी है, तो फिर इसलिए बाहर भी आए थे और फिर वहीं पर बात करी हमने खड़े रह के। नहीं चल रहा भाई गूगल मैप्स, लो हम मुझे ऐसे ही देख के जाना पड़ेगा जैसे अभी आपको दिख रहा है। मतलब इसमें मेरे को चलेगा ही नहीं, और ऐसे ही देख देख के बस कि रूट के ऊपर चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट जैसे मैं मॉल से बाहर आया वैसे इससे कनेक्ट होते ही अपने आप ही आ गया ऐसा कि नो इंटरनेट फाउंड या री रूटिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट, नहीं आगे से लेफ़्ट लेना है, सॉरी वहाँ से लेना है सामने से। ओके चलो भाई साहब, चलो चलो आप ही जाओ पहले। अच्छा ये लर्निंग कार्स हैं, जो कार ड्राइविंग स्कूल्स वाली कार होती है ना, वो वाली कार्स हैं, अभी सिखा रहे हैं। मॉल के बैक साइड पे सारे के सारे वेयर हाउसेज हैं, देख रहे हो, पूरा का पूरा ऐसा एरिया जैसे वो नहीं होता वेयर हाउसेज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज ऐसे ऐसे राइट में सारे वेयर हाउसेज लग रहे हैं मुझे तो। हाँ यही है, मॉल का बैक साइड है पूरा। बहुत बड़ा मॉल था भाई सीरियसली, मतलब जैसे कि मैंने बताया भाई, रशिया का एक टाइम पे सबसे बड़ा मॉल होता था वो, बट अब ये बोल रहे हैं कि मॉस्को में दूसरा खुल गया है, बट फिर भी बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ह्यूज। ये वो वाला गेट है जिसपे मैं अभी करेंसी निकलवाने आया था। सोचो इतना बड़ा मॉल है, पिछले लगभग 6-7 मिनट से मैं इसके सिर्फ मैंने गोल गोल घूमा है, आधा मॉल वो भी। यहाँ पर देखो ये एटीएम मशीन जहाँ पे मैं खड़ा था, और अब जाके इसकी बैक साइड पे पहुंचा हूँ। यहीं पर पार्क कर देता है यार, इतना लंबा फालतू में चल के आना पड़ा, अंदर अंदर भी इतना लंबा गया। अब ये रोड मैंने पकड़ लिया, अब ये रोड नहीं छोड़नी, अब देखते हैं कहाँ तक ऐसी रोड है। बाकी उनसे पूछा मैंने तो वो कह रहे थे कि समारा करके एक टाउन है, अगर उसके थ्रू जाओगे आप तो उस पर कम टोल लगेगा, बट इससे थोड़ा सा 1-1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि बिना इंटरनेट के वैसे ही मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पहुँचूँ, तो सिर्फ कम टोल बचाना है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 300-400 रुपये का फ़र्क था टोल का। 300-400 बचाने के चक्कर में मैं 1-1.5 घंटा वेस्ट करूँ विदाउट इंटरनेट, तो वो मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने कहा छोड़ो, जो मेरे को मैप दिखा रहा है कि फास्टेस्ट रूट, मैं उसी से ही जाऊँगा, तो ये वाला रूट पकड़ लिया। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इनसे मैंने पूछा था कि आपने इंडियन रेस्टोरेंट खोला तो कितने टाइम पहले खोला, चलता है नहीं चलता है, कितना खर्चा आता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है, डिफिकल्ट होती है नहीं होती है। तो भाई इन्होंने बताया कि इंडियन रेस्टोरेंट की यहाँ पर जो कॉस्ट आती है ना, मैंने इनसे पूछा इनको कितना लगा, तो उन्होंने बोला 2 मिलियन। तो मैंने 2 मिलियन रूबल्स, तो इन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा इतना ज़्यादा तो नहीं है, देखा जाए आउट ऑफ इंडिया अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है तो यार 20 लाख रुपए बहुत एक्सट्रीम अमाउंट नहीं है, ठीक है। इंडिया में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा माना जाता है। इंडिया में इनफैक्ट अगर आप खोलना चाहते हो मॉल्स वगैरह में तो थोड़ा सा सस्ता होगा, मेरे हिसाब से लमसम यही रेट होगा। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना हो ना किसी को, किसी सिटी में, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर इंडिया में खोलना हो, तो उसका भी प्राइस जो जाता है ना, वो नाना करते हुए मान लो 15-20 लाख रुपए कहीं नहीं गए। तो यार अगर मैं किसी रशियन सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट आउट ऑफ इंडिया बोलता हूँ तो भाई महंगा नहीं है 20 लाख रुपए। तो इन्होंने बताया कि एक्चुअल में पहले ना बहुत सस्ता होता था, सिर्फ 8-10 लाख रुपए में खुल जाता था, बट अब ये 20 लाख हो गया क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं ड्यू टू वॉर। मैंने कहा अच्छा, अब देख लो भाई ये फ़र्क पड़ता है, अगर वॉर चल रही है तो वॉर से क्या नुकसान होता है लोग सोचते होंगे ना, तो नुकसान ये होता है भाई महंगाई सबसे पहले बढ़ती है कंट्री में, इसी वजह से कोई भी कंट्री वॉर के अंदर नहीं घुसना चाहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर मैंने इनसे पूछा कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, मुश्किल होती है, क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई पढ़ता नहीं, और रशियन डॉक्यूमेंटेशन बहुत हार्ड है, इंडियंस के लिए हो चाहे किसी भी सिटीजन के लिए हो, किसी कंट्री के सिटीजन के लिए। अगर यहाँ पर आप बेसिकली फूड में घुसना चाहते हो, फूड के बिजनेस में, तो उन्होंने बोला कि परमिट्स बहुत सारे लगते हैं, और सबसे मुश्किल जो होता है ना वो होता है कि अगर आप इंडिया से शेफ़ लेके आ रहे हो उसके सारे परमिट्स और उसके इमिग्रेशन क्लियर करवाना। क्योंकि ये बोलते हैं पहले तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट या फिर जो पुलिस वाले हैं वो बोल देते हैं हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, बट बाद में ना जब उनको पता चल जाता है कि अब आ चुका है यहाँ पर वो इंसान, तब उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आके घूस लेते हैं। तो उन्होंने बताया बहुत करप्ट है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियसली जैमर्स हैं और सब कुछ, ये भी कहीं ना कहीं वॉर वाली थोड़ी इंक्लूडेड या फिर वॉर में इंडल्ज कंट्री है, तो इस वजह से नहीं बोलना चाहिए सब। बाकी इंडिया को ऑब्वियसली पसंद करते हैं बहुत सारे यहाँ पर लोग, इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं रशिया और इंडिया के। बट फिर भी इन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, मॉल्स में अगर आप वॉक करोगे तो आपको लोग घूर घूर के देखेंगे,
ठीक है, और मतलब ऐसा दूर से ऐसा हट के निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया। तो मैंने कहा वही है, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो वो हर कंट्री में देखने को मिलेगा, बट इन्होंने बोला कि इन्होंने ज़्यादा फील किया यहाँ पर एज अ साउथ इंडियन। तो मैंने कहा यार साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, अपना ईस्ट इंडियन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडियन तो इंडियन ही होते हैं। सीधा पूछते हैं वेयर फ्रॉम, बोलेंगे इंडिया से। तो इंडियंस को तो पसंद करते ही हैं ना करते हो। चलो ठीक है, वो चीज़ हट गई। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह में बात कर रहा था। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको कितना टाइम लग गया। तो इन्होंने बोला मैं 12 साल से हूँ वैसे रशिया में। पहले मैं काम करने आया था। उन्होंने बोला मैं लगभग 6 साल मॉस्को में था, फिर मैं लगभग 4 साल सेंट पीटर्सबर्ग में किसी रेस्टोरेंट में था, फिर मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर अपना जो ऑरेनबर्ग है, ऑरेनबर्ग में जहाँ पर इनका स्टोर था जो मैंने दिखाया मॉल के अंदर, उसी के बगल में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, बट वो बंद करके चले गए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना खोल लूँ। तो ये वाला जो इंडियन रेस्टोरेंट था इन्होंने 2 महीने पहले ही खोला है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा चल रहा है नहीं चल रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं साउथ से हूँ, और यहाँ पर जो इंडियंस भी है ना उनमें से बहुत ज़्यादा लोग साउथ इंडिया से हैं। तो ये कह रही इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग विजिट भी करते हैं और फैमिली जैसा रिलेशन बन गया। अभी जो मेरे को बेसिकली हेल्प कर रही थी 2 लड़कियाँ, वो इनको बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो नाम ले लेके बोल रहे थे कि मतलब शी नोज मी, शी इज़ फ्रॉम माई विलेज, ऐसे से करके। तो ऐसा सीन है भाई। बाकी मैंने इनसे पूछा कैसा लगता है यहाँ पर। वो जो लड़कियाँ थी उनसे पूछा मैंने कैसा लगता है। तो वो कह रही मतलब बहुत ड्राई है, ठीक है, और 50% लोग आके भाग जाते हैं, खासकर अगर इसकी बात की जाए। मैंने इनसे पूछा कि आप मॉस्को से या फिर सेंट पीटर्सबर्ग से आपने क्यों नहीं करी। तो दे सेड कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्चुअल अमाउंट वो नहीं बताना चाह रहे थे, बट मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पर उनकी फीस 20 to 22 लाख है पूरे MBBS के, अगर आप एक साथ पे करते हो। अगर आप इसको पार्ट्स में करना चाहते हो तो पर सेमेस्टर या पर ईयर बता रहे थे कि 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं 5 साल के, फिर वही 25-26 पहुंच जाते हैं। बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो 20 लाख रुपए के आसपास। मतलब सोचो MBBS हो जा रही है रशिया में 20-22 लाख में। बताओ, इससे थोड़ा सा ही कम मैंने अपनी इंजीनियरिंग पे लगाया था। अगर आप MBBS इंडिया से करोगे तो नाना करते हुए 1-1.5 करोड़ रुपए लगने ही लगने हैं। बट इसी वजह से लोग रशिया मूव करते हैं, आप समझ आ गया। और ये बोल रहे थे मॉस्को जाओगे तो मॉस्को में 40-50 तक में होती है, ठीक है। तो सिटी टू सिटी ट्रैवल करता है। तो इन्होंने बताया कजान और अपना ये जो ऑरेनबर्ग है, ये 2 सिटीज़ बहुत ज़्यादा मेन है MBBS के लिए, अगर आपको बजटेड MBBS करना है। इसी वजह से उन्होंने बताया यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा हॉस्टल है ना, बड़े बड़े, उन हॉस्टल्स में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस भरे पड़े हैं, ठीक है। और फिर खाना पीना ये लोग बनाते हैं, और कह रहे हैं कि इंडियन शेफ़ है जो उनके मेस में है, तो वो भी इंडियन फूड ही बनाते हैं। सारे साउथ इंडिया से ही हैं बेसिकली, नॉर्थ इंडिया से बता रहे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं है। नॉर्थ वाले ज़्यादा मॉस्को वगैरह प्रेफर करते हैं। मैंने कहा अच्छा तो चलो भाई हो गया है, थैंक्स टू देम। उन्होंने मेरे को रूबल निकलवा दिया, वरना मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ से जाता, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं होते और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कैसे मैं अपना कैश वैश निकलवाता। अरे यार, मुझे वो कल जो जिस लड़की ने पे किया था उसके अकाउंट में करवाने थे। मैं उनको बोल के करवा सकता था 880 रूबल का, उसने मेरे पे किए थे रेस्टोरेंट में, बट मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो कोई नहीं, अब जा रहा हूँ ना कजान में जो मेरे वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होंगे उनको दे के, अब क्योंकि कैश तो है ही मेरे पास, तो फिर उनको कैश दे के फिर उनसे मैं करवा दूंगा ट्रांसफ़र। बाकी अब देखते हैं इंटरनेट कब तक चलता है भाई, सबसे बड़ा स्ट्रगल अभी इंटरनेट है। तो ये पूरी की पूरी ऑरेनबर्ग सिटी, बट उसी में एक पार्ट है ऑरेनबर्ग सिटी का। यहाँ पर आप घरों के स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये देखो भाई, सारे के सारे हट स्टाइल में है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है बहुत भयंकर, ठीक है। जैसे कि मैंने उनसे पूछा तो कह रहे बहुत एक्सट्रीम स्नोफॉल होती है दिसंबर के बाद, तो इसी वजह से सारे के सारे जितने भी आर्किटेक्चर है ना यहाँ का, वो हट स्टाइल है, ताकि बर्फ़ सारी गल के नीचे गिर जाए। देख रहे हो, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। और यहाँ पर बहुत ऊँची ऊँची इमारतें नहीं दिखी मेरे को, ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर ही है, क्योंकि जो अपना ये था ना मॉल जिसमें गया था अभी, तो वो मॉल भी पूरा का पूरा एक ही फ्लोर का है, उसमें 2 फ्लोर नहीं थे। लॉन्गेस्ट मॉल बेसिकली वो बाय एरिया था, स्क्वायर मीटर्स या फिर कितना बड़ा बाय लैंड एरिया है वो बता रहा था मैं कि बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं, एक जा रहा है सीधे, एक जा रहा है लेफ्ट। बट यहाँ पे यार ये वाला तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये 1 वे है शायद, यही, अच्छा नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी। आगे जो दिख रहा है ना ये 2 रास्ते हैं, तो यहाँ से मेरे को लेफ़्ट जाना है, सीधा ना जाके। ओके, वैसे ही मेरे को बार बार मैप देखना पड़ रहा है यार। अभी यहाँ चल रहा होता तो बढ़िया, फिर मैं गाने चला के और फिर अपनी ड्राइव। जी धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। अभी तक सामने से गाड़ियाँ आ रही थी ना, जो तो रोड पे जो पानी गिरा हुआ है उसके एकदम छींटे आ रही थी सामने अपने विंडशील्ड पे, तो फिर उसके बाद बार-बार मेरे को वाइपर चलाना पड़ रहा था पानी वाला। मैं पानी ना ख़त्म हो जाए इतनी देर में। बारिश शुरू हो गई तो ठीक रहेगा भाई। बाकी टेम्परेचर की बात करूँ तो इस टाइम पे 7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। मतलब बाहर भी नॉर्मल टी शर्ट वगैरह में आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो। टी शर्ट में नहीं, एज इन जैकेट के अंदर टी शर्ट।
मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपको टी शर्ट के ऊपर फिर एक हुडी, फिर एक स्वेटर, फिर ऊपर से जैकेट लेनी पड़ेगी। नॉर्मली भी आप सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट और अंदर एक नॉर्मल इनर पहन के ऊपर से जैकेट डाल लोगे तो चल जाएगी, इतनी ठंड है अभी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हवा नहीं चल रही है बेसिकली। रही बात नज़ारे की, तो आप सामने देख ही सकते हो, धीरे धीरे लैंडस्केप जो है ना वो ब्राउन से, या फिर जो मडिश कलर है ना, जो एक रेगिस्तान लेफ्ट और राइट साइड पे कंटिन्यूसली मैं कजाकिस्तान में देख रहा था, अब ड्राइव थोड़ा सा चेंज होके येलो में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे लेफ्ट और राइट साइड में। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ ये, ठीक है। सारा का सारा जो लैंडस्केप है लेफ्ट में, मतलब थोड़ा पीछे देखूंगा तो ग्रीनरी भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ येलोइश ही है, ठीक है। बट लेफ्ट और राइट में भी सिर्फ और सिर्फ मुझे येलो दिख रहा है। ग्रीनरी आपको दिखाऊँ ना तो ये देखो, आपको लेफ्ट में एकदम पीछे देखोगे, वहाँ पर देखो, वहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ग्रीनरी भी है, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सिटी शुरू होती जाएंगी वैसे वैसे आपको स्काई स्क्रैपर्स और बड़ी बड़ी इमारतें और ये सारा का सारा लैंडस्केप खत्म होने के बाद प्रॉपर बड़े बड़े हाईवे, चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे मिलने शुरू हो जाएंगे आफ्टर वी विल रीच मॉस्को। और उसके बाद से तो भाई पूरी जर्नी में वही देखने को मिलेगा टिल यूएसए, क्योंकि यूएस कनाडा में भी नाना करते हुए जो लैंडस्केप है ना, कुछ कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, मिल सकता है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ भाई, बट मैंने कुछ रोटर, अरे इसको क्या हो गया, इसके एक तो रेन वाइपर जो है ना, इसका जो सेंसर है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसको एक बार ऑन कर दो, कभी कभी देखो चलेगा ही नहीं कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी इतना चल जाएगा भाई कि चल ही जाएगा और तेज भी हो जाएगा। पीछे का भी ऑन कर रखा है मैंने, क्योंकि पीछे से छींटे पड़ रही हैं, दिख नहीं रहा कुछ भी। रूट पे बहुत डीजल स्टेशन है भाई, बहुत फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे आपको। यही मेरे को उन्होंने बताया था कि इस पूरे रूट पे, इस नॉन सिर्फ इस रूट पे भी नहीं बल्कि जो समारा वाला रूट है उस पर भी, ये बता रहे हैं एक्सप्रेसवे और हाईवे पे डीजल या फिर पेट्रोल पाना बहुत मुश्किल नहीं है। रशिया में बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं, कजाकिस्तान की तरह नहीं है भाई। वहाँ तो कसम से 2-3 बार तो मेरे को ऐसा लगा था कि हो गया भाई काम, क्योंकि मैं 400 500 किलोमीटर की रेंज सोच के चल रहा था कम गाड़ी की, और एक्चुअल में 400-500 किलोमीटर तक बीच में कोई नहीं मिल रहा था। एंड में जब 50-60 किलोमीटर रह जा रहे थे, 100-150 किलोमीटर जा रहे थे, तब जाके मिल रहा था। 300-300 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच में कोई फ्यूल स्टेशन नहीं, तो ऐसा चलो रशिया में नहीं है। तो फिलहाल हमारी जो गाड़ी की रेंज है वो है, अरे 210 किलोमीटर, और एवरेज दे रही है भाई गाड़ी 9 इस वजह से दे रही है क्योंकि सिंगल रोड पे ना बार बार ब्रेक मारनी पड़ती है ओवरटेक करने के लिए, फिर एकदम से थ्रॉटल इसका एक्सेलरेट करना पड़ता है गाड़ी को, तो इस रीज़न की वजह से। बाकी चलो इतना बड़ा इशू नहीं है इस टाइम पे। एवरेज में देखूंगा भाई यूरोप में, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है तेल। यहाँ पर चल के देखते हैं। जहाँ तक मैंने देखा था रूबल और इंडियन रुपये में बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क है, एक्चुअल में लगभग सेम ही थे, ठीक है, बट अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया है ड्यू टू वॉर, ठीक है। उसके अलावा जो एक्चुअल में रूबल है ना, सेम वैसे रुपीज़ मान लो तो 80 करके अपना कजान लैंग्वेज में था। और इस पार्ट जो रशिया का ये वाला पार्ट है ना, इसमें आपको फ्यूल स्टेशन और हर जगह ना कजान लैंग्वेज में मिल जाएगी, कजाक लैंग्वेज, ठीक है। तो कजाक लैंग्वेज में कजान कह रहा हूँ, कजान तो मैं जा रहा हूँ सॉरी, हाँ कजाक लैंग्वेज मिल जाएगी। तो कजाक लैंग्वेज में 80 बोलते हैं डीजल को, तो 80 के आगे मैंने 72-75 ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा था। तो एज़ कम्पेयर टू कजाकिस्तान आई थिंक कि यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है डीजल, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया ऑब्वियसली सस्ता है। तो इंडिया कंपैरेटिवली कजाकिस्तान में हमें डिफरेंस आ रहा था लगभग कितना, 30 रुपये का, 30-32 रुपये का। और रशिया में हमें कंपैरिजन अगर किया जाए तो 15 रुपये का, 10-15 रुपये के आसपास का डिफरेंस आएगा। तो सस्ता होता है भाई, चाहे 10-15 हो, चाहे 20-25 हो, चाहे 30-35 हो। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो तब मैं देखूंगा ध्यान से जब मैं यूरोप एंटर कर जाऊंगा, क्योंकि एस्टोनिया से ही भाई बहुत महंगा होने वाला है तेल, बहुत एक्सपेंसिव। यहाँ पर आ गया फ्यूल स्टेशन, चल के फ्यूल अप करा लेते हैं भाई, क्योंकि अरे यार फिर इसकी स्पीड लिमिट ये बीच में दिखाता रहता है भाई स्पीड लिमिट कितनी है अभी बेसिकली। तो इसकी रेंज बची है 161 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ फ्यूल अप करा लेते हैं, रिस्क ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फिर भी ठीक है। डीजल 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 यार देखिए मेरा एटम 80 कहाँ लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा यार। 80 ये वाला है, ये रहा 80 लिखा हुआ है ना, इनसे बोलता हूँ डीजल। फिर देखते हैं यहाँ पर सिस्टम क्या है पहले फ्यूल अप करवाने का, क्योंकि वहाँ पर तो खुद से तो भरना ही था, बट वहाँ जाके बोलना पड़ता था, वहाँ से वो ऑन करते थे। यहाँ पर मशीन ऑन रहेगी कि नहीं है वो देखना है। अलग ही सिस्टम है भाई यहाँ पे। इनको मैं बोल रहा हूँ मुझे फुल करने तो फिर पे करूँगा ना मैं कितना अमाउंट होगा, तो ये बोल रहा है रफली अमाउंट आपको बताना ही पड़ेगा। तो चलो फिर रफली डलवा लेते हैं। तो पहले 2000 रूबल का डलवाते हैं, लगभग इंडियन रुपीज़ में 2000 रुपये ही हो गए। उसके बाद फिर देखते हैं। ओके 2000 अपने आप ही भरना है भाई वहाँ जाके। अब देखते हैं यहाँ से नोजल चालू करते हैं कि क्या करते हैं। रिसीट दिए इन्होंने 2000 रूबल की मेरे को, और फिर बोला है कि ये भर देंगे शायद। ओके 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 ओके, अच्छा ये खुद ही आ गए, खुद ही भरेंगे क्या ये, पता नहीं, देखूँ ज़रा।
अच्छा ओके 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 फाइन, थैंक यू। अच्छा वहाँ से ऑन किया है यार, ये तो बड़ा ख़राब सिस्टम है। तो यहाँ से ऑन करना था, मैं भी कर ही सकता था। थोड़े थोड़े बबल बनेंगे इसमें, क्योंकि गाड़ी कंटिन्यूसली चलती है ना जब बहुत टाइम तक, और टैंक इसका नहीं खुलता, तो थोड़े बहुत बबल बनते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए धीरे धीरे डालना चाहिए। ये तो एक्सपीरियंस मैंने लास्ट टाइम यूरोप में ही ले लिया था। बाकी DF भी डलवाना है इसका, DF बट चल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 52% के आसपास है। और यहाँ से मेरे को आज लगभग 500 किलोमीटर अभी और बचा है, ठीक है। तो बड़ा फ्यूल स्टेशन वहाँ पे भी है यार, वहाँ पे भी ट्राई कर सकता था मैं। हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि अच्छा इन्होंने मुझे लग रहा है 2000 रूबल यहाँ पर आगे फीड किया होगा। हाँ हो सकता है, 1400 का हो गया। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ से भी 500 किलोमीटर मेरे को कज़ान है, कज़ान से फिर 700-800 किलोमीटर है, फिर वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग भी 700-800 है। तो इन टोटल 2000 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है कि मुझे ड्राइव करनी है, जो कि हो जाएगा इतने DF में। तो DF फिर मैं एस्टोनिया में जाके भरवाऊँगा। स्लो चल रहा है तो पहले बढ़ जाएगा क्या। एग्जैक्ट 2000 रूबल पे रुक गए भाई मशीन, 2000.29 रूबल्स पे। 0.29 रूबल का क्या मतलब वो नहीं पता। चलो जी से पूछूँ नहीं, बात जाऊँ भाई कि कुछ और भी करना, वैसे कुछ नहीं करना होगा, हो गया अब डीजल। चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाकी इनसे मैंने पूछा अगर मैं ज़्यादा अमाउंट आपको दे दूँ तो क्या करा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपको रफली एक अमाउंट बताना पड़ेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया और उतना डीजल आपकी उसमें नहीं आया गाड़ी में, तो उसके बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे अमाउंट। मैंने कहा ये क्या मतलब है, एक बार ले लो या आप आ जाओ वहाँ पर आना है तो, बट इनके हिसाब से जो है भाई उसी हिसाब से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। 3000 रूबल का ही भरवा लेना था भाई। अभी देखो मीटर में भी कम फ्यूल है, और यहाँ पर भी जो रेंज है 435 किलोमीटर्स की है। तो 435 किलोमीटर्स में कोई ना कोई तो पड़ेगा ही। अब याद रहेगा मुझे 200 किलोमीटर की रेंज पे। वैसे ही बात है 600 किलोमीटर की रेंज दिखाता है, तो मेरे को 200 की दिखा रहा था, तो एटलीस्ट 400 की मतलब देखा जाए तो 1/3 हो गया, 1/3 ऑफ टैंक, ठीक है। तो मुझे 3000 का भरवा लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलो अभी मिल जाएगा मुझे कहीं ना कहीं आगे भी। वहाँ पर देखते हैं भाई कि जैसा सिस्टम यहाँ पर है वैसा ही है कि फुल करने के बाद भी अलाउ कर देते हैं लोग पैसे लेना। अब रे यार मुझे यहाँ पर एक बार मैप लगा लेना चाहिए था, मैप लगा के एक बार फिर से इसमें रिसेंटर करता ना, तो फिर मेरा मैप चल जाता शायद। कोई बात नहीं चलो। बाकी यार फ्यूल प्राइस की बात करूँ रशिया में, तो 2000 रूबल में 27.42 लीटर्स हमारा डीजल आया। अगर डिवाइड करते हैं इसको तो भाई 72.93 रूबल्स पर लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। तो इंडियन रुपीज़ में आप मान लो 76-75 अगर एक्चुअल रेट देखोगे तो। बाकी जो मैंने कन्वर्जन कराया है वो ऑब्वियसली मेरे को 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़े, जैसे कि मैंने बताया 30,000 देखिए मुझे सिर्फ 27,000 मिले थे, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा और महंगा 82 मान लो, ठीक है। तो लगभग वही मान लो, जैसे मैंने बताया था 8-10 रुपये सस्ता है, उससे ज़्यादा सस्ता नहीं है भाई, क्योंकि इंडिया में भी नाना करते हुए 82, 85, 87 इसी के आसपास डीजल है, तो यहाँ पर 75 का पड़ जा रहा है, तो 5-6-7 रुपये का फ़र्क है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिकली। अंधेरा हो चुका है भाई, लगभग 6:10 हो रहे हैं, बट अभी तक मेरे को टाइम चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने गूगल किया था तो उस पर था कि ओरेनबर्ग और कज़ान में जो डिफरेंस है ना टाइम का, वो 2 घंटे का है लगभग। तो मुझे लगा था कि रास्ते में क्या पता चेंज हो जाए टाइम, बट अभी तक नहीं हुआ है, शायद से कज़ान पहुँचने से थोड़ा पहले हो, तो वो देखते हैं। बाकी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, शाम के 6:15 हो चुके हैं और अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मैगी खा रखी है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे कहीं पे जगह मिले ना, गाड़ी लगा के एक बार खा ही लेता हूँ, क्योंकि अभी बिरयानी है गरम, दम बिरयानी पैक कराई थी मैंने, जैसे कि आपने देखा था। तो खा के और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि रात का डिनर भी हो जाए फिर मेरा। आज एटलीस्ट 2 मील तो मिले पूरे दिन में। ये जगह है, यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं, पार्किंग ही है, हाँ पार्किंग ही है। चलो यहीं पे ही लगा लेते हैं गाड़ी अपनी भी साइड में, बढ़िया खाना खाते हैं। ओहो नाइस। बिरयानी पैक इसीलिए कराई थी मैंने कि ज़्यादा हेक्टिक ना हो, मेरे को खाने में मेहनत ना लगे, गाड़ी में बैठ कर आराम से खा सकूँ। तो मैंने बोल दिया था उनको स्पून वगैरह सब डाल देना, तो उन्होंने कहा तो ठीक है डाल देंगे सब। टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसी है, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि इनका सबसे अच्छा टेस्ट है यहाँ पर ओरेनबर्ग में, इंडियन रेस्टोरेंट की अगर बात करें। वैसे है भी एक लौता ही क्या कहते हैं ओरेनबर्ग में रेस्टोरेंट। और ये मैंने पूछा क्या है, ये चटनी वगैरह कुछ है, तो कह रहे रायता, तो इतना छोटी सी डब्बी में रायता है। चलो जो है सही है भाई। ये है भाई बिरयानी। एक्चुअल में इसका जो प्राइस था ना वो था लगभग 560 रूबल, बट उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट दिया था, तो लगभग वही 510-500 कुछ का पड़ा था मेरे को। तो इंडियन रुपीज़ में 600 रुपये की है। बहुत डिसेंट प्राइस है यार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे मुझे। खा के देखते हैं बाकी टेस्ट कैसा है, आई होप अच्छा होगा। खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई। नाइस यार, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। वैसे तो राइस ही होते हैं भाई, बिरयानी तो बोलते नहीं, उसको पुलाव ही कह सकते हो, बट अच्छा है, स्वाद आ गया भाई।
बहुत टेस्टी बिरयानी भाई, सीरियसली। अगर कोई इस रूट पे आता है औरंगाबाद में तो फिर ज़रूर विजिट करना। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट अभी मैंने पहले बोला था तो आपको दिखाया भी थी लोकेशन मॉल की, और उसका नाम क्या था, भूल गया नाम मैं, छोटा सा नाम था 4 लेटर्स का, बट बहुत टेस्टी थी भाई सीरियसली। मतलब इंडिया में भी अगर किसी रेस्टोरेंट में मिलेगी ना तो तब भी मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी है। आप समझ जाओ कितनी अच्छी थी, पेट भर गया पूरा, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, सबसे बड़ी प्राइस भी बहुत अच्छा था भाई। आउट ऑफ इंडिया इतने प्राइस में आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ 550 रुपये में, 600 रुपये में आपको बिरयानी मिल रही है पूरी, वो भी आउट ऑफ इंडिया। ये दिमाग में रखना। नॉर्मल तो ऑब्वियसली इंडिया में महंगी पड़ेगी अगर 550-600 की बिरयानी होगी तो, हाफ प्लेट वो भी, बट पेट भर गया। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी भाई। काश मेरे को कल ये मिल गया होता रेस्टोरेंट, तो कल मैं बढ़िया अपना पेट भर के खा के सोता, क्योंकि कल का खाना बहुत बेकार था भाई सीरियसली। बिना पेट भरे खाया मैंने, ऐसे 2-3 पीस खाए बस रोटी के, और पैक कराया था वो भी रूम पे छोड़ा है मैंने, वो भी नहीं खाया फिर। चलो जी आगे का सफ़र तय करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता मैं कितना आ चुका हूँ, मुझे बस ये पता है कि मुझे इस रूट पे चलना है, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और जो डेस्टिनेशन लगी हुई थी ना, कितने मिनट कितने घंटे लगने हैं, कितना डिस्टेंस बचा है, वो भी अब नहीं चल रहा है। तो अब मुझे बस रूट पे चलते रहना। बीच में कोई अगर फ्यूल स्टेशन दिखता है तो उसमें जो शॉप्स या फिर जो शॉपिंग मार्ट होता है, अंदर जाके वाईफाई कनेक्ट करके एक बार चेक कर लूंगा। लो जी नेटवर्क आ गए हैं। अभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पहले मेरे को कॉल लगने लग गई जैसे मैंने औरंगाबाद क्रॉस किया था लगभग 1-1.5 घंटे पहले, और अभी अचानक से 4G शो करने लग गया। अब तो 3G शो कर रहा है इसके ऊपर, पता नहीं क्या हो रहा है यार कैमरा को। एक मिनट, हाँ ये देखो 4G 3G शो कर रहा है अभी, पहले 4G शो करने लग गया था, ठीक है। और मेरे को मैसेज वगैरह आने लग गया। मैंने फटाफट मैप लगाया भाई कि मैप तो एटलीस्ट लग जाए। अब मेरे को दिक्कत नहीं है, चलो मैप लग गया अब गाड़ी में। अब ना ही तो मुझे रास्ते में कहीं रुक के एक बार मैप वगैरह का देखना है कुछ, ना ही कुछ। साथ ही साथ मेरी अब एटलीस्ट कॉल पे मेरी बात हो सकती है घर पे, या फिर किसी का भी कॉल है तो मैं एटलीस्ट अटेंड कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, तो फिर मैं गाने भी सुन सकता हूँ और टेक्स्ट वगैरह भी देख सकता हूँ। चलो अब थोड़ी मेरी इन्जॉय करने वाली राइड हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 5.5 घंटे बचे, 9 घंटे थे, तो ये मान लो लगभग 3.5 घंटे तक बिना इंटरनेट बिना किसी कनेक्शन के आया हूँ मैं। यहाँ से 2 रोड्स कट रही हैं, एक ये है मैंने जहाँ से लेफ्ट लिया, और एक सीधा जा रही थी जिस हाईवे पे अभी तक तो मैं था। तो सामने वाला जो था ना वो सिर्फ 20 मिनट एक्स्ट्रा था, बट मैंने ये वाला पकड़ा है क्योंकि मुझे गूगल मैप्स यही सजेस्ट कर रहा है। बाकी अभी अराइवल आप देख रहे हो ना 12:23 दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये 10:23 हो गया था, जिसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कज़ान है वो अब दूसरे टाइम जोन में आ जाता है, ठीक है। अब टाइम जोन बेसिकली 2 घंटे में पीछे आ जाऊँगा। और वैसे देखा जाए कजाकिस्तान और अपना जो ये वाला टाइम जोन था ओरेनबर्ग वाला, ये सेम था, मतलब आधे घंटे का डिफरेंस था एज़ कम्पेयर टू हमारा इंडिया देखा जाए तो। 1 मिनट यार शीशा क्लियर किया जाए, हाँ ठीक है। तो अब कज़ान जो था वो 2 घंटे मेरे को और पीछे चले जाना था, बट अभी ये हुआ था फिर वापस से ये सेम हो गया। तो मुझे वो नहीं समझ आया यार कि टाइम जोन एक बार मैं एंटर हुआ उस वाले में जिसमें 2 घंटे मेरे को पीछे जाना था, फिर वापस से कैसे 12:30 हो गया। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट ऐसे डिवाइडेड हो, या फिर वो नेटवर्क पकड़ लिया हो फ़ोन ने, ऐसा कुछ हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है ना वो 3 टाइम जोन्स में है, वो 3 टाइम जोन्स में नहीं है भाई, 12 टाइम जोन है रशिया के अंदर। और रशिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है, दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। तो 12 टाइम जोन, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई 12 टाइम जोन्स। और अब देखते हैं, क्योंकि अब आप लोग सोचोगे कि वैसे तो 2.5 घंटे का ही डिफरेंस अगर एज कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए तो, बट उसके अलावा भी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया है ना वहाँ पर अलग टाइम हो रहा होगा, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है उसमें अलग टाइम हो रहा होगा। मरमस्क साइड जो है जहाँ पर एकदम प्रॉपर वन आपने सुना होगा कि सिर्फ 2-3 घंटे का ही दिन होता है, सर्दियों के टाइम पर 2-3 घंटे की रात होती है गर्मी। एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस की होगी कि रात के टाइम पे कभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो मैं ऐसे व्लॉग नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ऐसे व्लॉग करता हूँ। तो उसके रीज़न ये है भाई कि ऐसे व्लॉग करने पे ना सामने से मेरे मुंह पे एकदम फ्लैश लाइट जलती है और सामने का मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे को बात करनी है अगर आप लोगों से तो मैं ऐसे करूँ, सो दैट मेरा फोकस यहाँ ना रहेगी, यहाँ पर रहे और गाड़ी भी ठीक से चलती रहे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे बातें भी होती रही, क्योंकि फ्लैश नहीं चलाऊंगा तो फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पर फ़ोन मैं तभी लगाता हूँ जब मेरे को फ्रंट का रिकॉर्ड करना, मतलब सामने का रिकॉर्ड करना होता है। फ्रंट मेरे को अपने आप को दिखाना होता है तो कभी कभी इस पर लगा के भी कर लेता हूँ, बट होता क्या है ना कि इसके यहाँ पर ना ये है माउंट, जिसकी वजह से माइक नहीं फिट हो पाता, तो फ़ोन मेरा आधे से ज़्यादा इस तरफ रहता है। तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो फ़ोन इधर लटकने लग जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये रीज़न है भाई, इस वजह से मैं इस पर लगाना पसंद नहीं करता, क्योंकि फ्रंट कैमरे में फ्लैश होता नहीं है, तो फ्लैश की वजह से फिर अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती। तो इस पर फिर ये रीज़न है ना लगाने का। ऐसे करके बढ़िया अपनी बात भी हो जाती है और सामने मैं देख के ड्राइव भी कर लेता हूँ। तो ये मत सोचना भाई ये कैमरा एंगल ऐसे क्यों करता है, ये वगैरह वगैरह, रीज़न आपको दे दिया मैंने। दिन के टाइम पे तो ऑब्वियसली मैं ऐसे 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 कैसे भी कर करके ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लैश नहीं चलता सामने से बेसिकली, बट फ्लैश का ही एक रीज़न है जिस वजह से मुझे ऐसे करने पड़ता है फ़ोन। इसके रेन वाइपर का ना लिक्विड भी ख़त्म हो गया, तो यहीं पर ये फ्यूल स्टेशन है, फ्यूल अप भी करवा लेते हैं और यहीं से वो ले भी लेते हैं इसका जो आता है ना लिक्विड, नॉर्मल पानी में डाल के वो लिक्विड ही डाल दूंगा यार, सही है, एटलीस्ट वो फ्रीज़ नहीं होगा। यहाँ पर मिल जाए बस, ऐसे तो मिल जाता है,
ईजिली मिल जाता है। रखा होगा साइड में, हाँ वो देखो रखे हुए ना बहुत सारी बॉटल्स, बस इनको एक बार मेरे को ट्रांसलेट करके दिखाना है। ओके यहीं पे ही कर देते हैं पार्क। चलो जी दिस वन। ओके 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 ओके। तो यार इनसे भी मैंने पूछा कन्वर्ट करके, कुड यू प्लीज टेल मी दैट व्हिच वन इज डीजल, तो उन्होंने आके बता दिया, अच्छे से बताया भाई। तो ये वाला है, जाके इनको 4 नंबर बता के और फिर वहाँ पे ऑन करवाता हूँ, फिर उसके बाद आके फ्यूल अप करवाते हैं। इसको पहले लगा ही देता हूँ क्योंकि सबको मैंने देखा है जब जाते हैं ना वो अंदर, तो इसके अंदर वो नोजल लगा के जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई गाड़ी आगे पीछे हॉन्क नहीं करेगी, उसको पता होगा कि हाँ भाई यहाँ कोई ऑलरेडी गया हुआ है अंदर। चलो जी अब चला जाए। ये वाला कौन सा डीजल है यार? 80 तो इसमें भी लिखा हुआ है, बट इसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, यूरो 6, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो आओ अंदर चलते हैं पहले। बहुत हेल्पफुल है भाई ये अंदर, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, और ऑफलाइन रशियन वो भी नहीं चल रहा था। तो ये क्या कर रहा है? Нормально же. Ну, все правильно. Дизельный. अच्छा ये बोल रहे दैट्स राइट नाउ आई टेल हर। तो ये तो मैं करके ही आया था पहले भी, ये क्या बताने गए हैं फिर वहाँ पे, पता नहीं यार। बहुत हेल्पफुल है भाई सीरियसली। तो फिर अपनी गाड़ी उनको बोला है कि तुम 2 मिनट रुको, कि बार इनकी हेल्प कर दूँ। ठीक है आएंगे फिर इसके अंदर करवाएंगे जो करवाना है। वैसे मैं नॉर्मली ऐसे ही डलवा रहा हूँ हर जगह। इनको भी जाके मैंने ये बोला कि डीजल ऑन नंबर 4 फुल टैंक, पता नहीं क्यों नहीं समझ आया यार उनको। चल यार इनको ये बोल देता हूँ मुझे इसका वो लिक्विड चाहिए, वरना वो समझाने फिर मुझे घंटा लग जाएगा। वही सिस्टम है भाई यहाँ पर भी, पहले पे करो जाके उसके बाद। तो वो जो मेरे को बता रहे थे ना वो मैं ऑलरेडी कर चुका था, नोजल लगा चुका था। वो बेसिकली मेरे को बताने आते कि पहले नोजल डालो, फिर जाके उसको पे करो, फिर आके यहाँ पर ऑन करो इसको मशीन को। बट ये मैं ऑलरेडी करके जा चुका था, सेम वही सिस्टम था। तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे थे इतना। मैंने उनको बोला कि भाई डीजल ऑन नंबर 4, वो पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। चलो भाई हो गया ये ऑन। ये तो भारी हो गई पाइप एकदम से। लो भाई मशीन भी ऑन हो गई है। वही हुआ भाई, मेरी टैंक फुल हो गया इसका, और 2723 रूबल का ही आया सिर्फ। तो बाकी जाके उनसे एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि अब वो पे करते हैं कि नहीं करते हैं। विच वन? प्राइस रूबल। ओके 539 रूबल है भाई, 500 रुपये का है। तो चलो बेटे एंटी फ्रीज है, इसमें मुझको वोडका वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। ओके फाइन -20। Антифриз. नो नॉट एंटी फ्रीज, नॉट एंटी फ्रीज। Это वाइपर यस यस। तो ये समझ लो कि मुझे एंटी फ्रीज ही, एंटी फ्रीज नहीं मैं बोलने वाला था। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये फ्रीज़ नहीं होगा सर्दी में इतनी। तो -20 डिग्री, बट इतना महंगा है भाई, इसको बहुत आराम से यूज़ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी नहीं। ओके दिस वन मेरे आने से पहले उन्होंने बाकी ये चेंज निकाल रखा था। मुझे लगा था ना जाके इनको पर्ची दिखाऊंगा, फ़ोटो दिखाऊंगा कि मेरे को बाकी रिटर्न करो, तो फिर ऐसा नहीं था। इन्होंने पहले ही यहाँ पर चेंज निकाले रखा हुआ था। तो मतलब यही होता है रशिया में, आप आके बड़ा अमाउंट दे दो जितना आपको लगता है, फिर जो बचेगा ये अपने आप को रिटर्न कर देंगे। 262 रूबल। ओके ओके। रेन वाइपर का वाटर लिया है मैंने लगभग 550 रुपये का भाई, बताओ। अब इसको बहुत आराम से यूज़ करूँगा भाई। मैं सोच रहा हूँ उसको आधा ही डालूँ और इसमें फिर पानी मिक्स कर दूँगा क्योंकि भाई सीरियसली मैं तो रेन वाइपर भी ऐसा चलाता हूँ एकदम ऐसे खींच के, और इस रोड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। रीज़न बीइंग क्योंकि इस रोड पे ना पीछे से छींटें उड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर बार बार इसको मेरे को रेन वाइपर चला के साफ़ करना पड़ रहा है, वरना स्क्रैच आ जाएंगे। और मैं भी एक बार इसको अंदर से भी साफ़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन दिखे। देख रहे हो क्या हालत हो गई है गाड़ी की, ये देखो छोटा छोटा सारा का सारा चिपक गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो रोड पे पानी गिरता है ना, मिट्टी होती है, वो पीछे उड़ के सारी सारी चिपकती रहती है। तो ये सारा क्लीन करना पड़ेगा एक बार। ये तो स्पिरिट है भाई, इसको भी स्मेल किया मैंने, स्पिरिट की जैसी स्मेल नहीं आती एकदम वैसी है, एकदम बढ़िया क्लीन कर देगा। तो ऐसा लग रहा है मेरे को उसको पूरा पीछे करना पड़ेगा। एक तो वहाँ दे रखा उसका रेन, इतना बड़ा वो गैलन्स है, डल भी नहीं रहा था उसके अंदर। अब इसको ऐसे कर करके ही करना पड़ता है बार बार। देख रहे हो इस पे आ जाता है सारा का सारा फिर वेट, और इस पे दबने का डर है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका मेटल महिंद्रा का। अब हो गया पूरा शीशा बढ़िया क्लीन। अब आप लोगों को कैमरे पे थोड़ा बहुत शायद दिख रहा हो फ्रिक्शन से, क्योंकि मैंने पूरा रगड़ के साफ़ किया। अभी एक बार पानी मार दूंगा ना, बढ़िया हो जाएगा, क्लीन हो गया भाई एकदम। चलो जी आधा घंटा नहीं हुआ भाई ठीक से, अब वापस से देखो कीचड़ उड़ के आने लग गई है। मैं बार बार इसका यूज़ कर रहा हूँ पानी, तो इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी की बूंदें तो पड़ ही रही हैं, सामने से गंदगी भी उड़ के आ रही है, तो वाइपर चलने ही दो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपक नहीं रहे हैं, तो पानी के साथ साथ वो भी निकल जाएंगे, स्क्रैच का डर नहीं है मेरे को। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यार मेरे साथ, सीरियसली भाई। डेली कोई ना कोई इशू। अब ये देखो यार, इसमें पता नहीं क्या हो गया, इसकी हेडलाइट को हेडलाइटिंग चल रही है। कैमरा में जो आपको विजन मिल रहा है ना, ये मुझे सामने नहीं मिल रहा है।
मैंने इसका सब कर लिया, हाई बीम लो बीम सब टेस्ट कर लिया। अभी तक इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ हाई बीम जल रही थी, सामने से टिपर मार रहे थे लोग। अब ये देखो हाई बीम लो बीम, ये देखो इतना फ़र्क है हाई बीम लो बीम में। और कैमरे में बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, आप लोगों को लग रहा है, बट सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अबे यार अभी नया से आपका अलग से पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। एक तो मैंने जो नीचे इसके फॉग लैम्प चेंज कराए थे जूम के, वो वैसे ही बंद हो गए थे। चाइना में जब मैं वापस आया था तब से ही नहीं चल रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है, अपग्रेडेड वाले नहीं चल रहे, नॉर्मल वाले तो चल ही रहे हैं। अब इसकी हेडलाइट भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया यार सीरियसली। ये देखो ये बंद है, अभी पूरा बंद कर दिया तब आपको ही दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने ऑन करा है तब इतना दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा सामने। रात में कैसे जाऊँ यार, अब बताओ। यहाँ से 250 किलोमीटर है। धुंध देखो भाई, गंदी धुंध, पर ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना। मैंने शीशा खोला था थोड़ा सा, एकदम ठंडी ठंडी हवा आके एकदम गाड़ी पूरी ठंडी कर गई। कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं। और बाकी जो फॉग लैम्प्स नहीं चल रहे थे ना, अभी मैंने बंद की थी गाड़ी, उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट की तो फिर चल गए, ठीक है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, मैं सोच रहा हूँ एक बार दिखाऊँ। मुझे तो ऐसा सा फ्लैशबैक आ गया था कि कज़ान में मुझे एक दिन और रुकना पड़ रहा है और मॉस्को नहीं जा पा रहा मैं। बट ठीक है चलो कोई नहीं, अभी के लिए ठीक हो गया। मैं कल कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी निकलूँ ताकि मॉस्को में डे टाइम में पहुँच जाऊँ, रात ना हो। बट एक तो यार यहाँ पर सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है भाई, एकदम देख रहे हो। अभी आपको कैमरे पे थोड़ा ज़्यादा व्यू मिल रहा होगा, बट सामने से मेरे को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें नाइट विजन होता है ना आईफोन में, तो इसकी वजह से चाहे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग करो चाहे पिक्चर खींचो, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाती है। मैं इसमें कैमरे में देख के चलाऊँ तो मेरे को ईजी ज़्यादा पड़ रहा है, अगर सामने देख रहा हूँ मैं तो बहुत कम व्यू दिख रहा है। हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि एक बार मॉस्को से निकल के जब मैं यूरोप पहुँचूँगा ना, वहाँ पर मेरी कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर जाके फिर मैं अपनी गाड़ी का एक बार इसका फॉग लैम्प वगैरह भी चेक कराऊँगा। साथ ही साथ जो भी मुझे जहाँ जो दिक्कत लगती है, रेडिएटर भी मैं सोच रहा था एक बार चेक करा ही लूँगा। वैसे तो ठीक हो गया है अब, बट फिर भी एक बार चेकअप कराने में कुछ होगा नहीं। अभी नोटिस किया मैंने, इसका जो हीटर है वो बेसिकली 50% से ऊपर जा चुका है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने रोक दिया क्योंकि इसका ना हीटर बिल्कुल चल ही नहीं रहा, बिल्कुल गर्म हवा नहीं फेंक रहा। तो मैंने कहा एक बार चेक करूँ यार उतर के सामने, कूलेंट है कि लीक हो गया कि क्या है। लो भाई ये वापस से पूरा इसका जो टैंक है कूलेंट का पूरा पूरा खाली हो गया है और ये गर्म हो रखा है। अभी इसको खोलना सही रहेगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे, 2 मिनट छोड़ता हूँ। या इसमें इतना है नहीं खोल सकते हैं वैसे, कूलेंट तो है भी नहीं इसके अंदर। हल्का हल्का खोलते हैं, गैस निकलेगी इसमें से। ये देखो भाई, देख रहे हो कैसे यहाँ से हवा फेंक रहा है, देखो आवाज़ आ रही होगी। हाँ वापस से सारा कूलेंट इसमें भर रहा है। अच्छा सारा कूलेंट उसमें चला गया था इसके अंदर पाइप में, ओके। धीरे 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 धीरे, ये देखो वापस से कूलेंट भर गया ना इतना, बट ये लीक फिर से कर रहा है क्या? कुछ तो हुआ है भाई, देखना पड़ेगा। अभी भरा फिर वापस से खाली हो गया, ऐसे कैसे? इसमें भर दो क्या और डाल देते हैं भाई। कूलेंट ख़त्म हो रखा है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता वैसे, और जो लिक्विड डाला था मैंने वो भी ख़त्म हो गया इसका मतलब। तो अच्छा मेरे पास एक बॉटल पड़ा था, अब इसको धीरे धीरे चलाऊँगा, अब नहीं चलाऊँगा ज़्यादा तेज़। अभी तक तो मैं चलो 100-150 पे चला, 150 कह रहा हूँ, 100-110 पे चला रहा था, बट अब नहीं चलाना। और बहुत ऊपर तक भी नहीं भरना इसको, आधा ही भरूँगा। अभी थोड़ी देर बंद छोड़ी थी गाड़ी, 5-6 मिनट, तो थोड़ा सा तो हल्का सा नीचे आया है इसका मीटर, बट अब धीरे धीरे चलाते हैं भाई। कूलेंट पूरा भरा है, धीरे धीरे चलते हैं आराम से, बहुत तेज़ नहीं चलानी। इंटरनेट मेरा वापस से बंद हो चुका है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि सिटी, किसी भी सिटी में एंटर कर रहा हूँ तो इंटरनेट बंद हो रहा है। और अदर देन सिटी, अगर मैं हाईवे एक्सप्रेसवे तो नहीं, हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसमें बीच में जंगल आ रहा है, तो वहाँ तो वैसे ही नहीं नेट चल रहा। तो नेट चलना ना चलना लगभग मेरे लिए बराबर है, बट ये है कि चलो लोकेशन बार बार मैं एक्टिवेटेड कर ले रहा हूँ उसकी, और साथ ही साथ मेरे को एटलीस्ट पता चलता रह रहा है, कॉल पे बात हो जा रही है घर पे या दोस्तों से, तो थोड़ा बहुत बोरिंग नहीं लग रहा है मेरे को। गाने भी धीरे धीरे चल रहे हैं। बाकी अभी छोटी सी कोई सिटी आई और यहाँ से भी हमारा डिस्टेंस जो है वो बचा है 51 किलोमीटर्स 42 मिनट्स। आई ऑब्वियसली ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है यूजुअली, बट अभी आप देख सकते हो क्योंकि मैं रशिया में हूँ। बाकी यहाँ के हाईवेज वगैरह ना सेम वैसे ही हैं भाई, मतलब कजाकिस्तान की तरफ। गंदे नहीं बोल रहा हूँ, बट सिंगल लेन। अभी यहाँ पर डबल लेन आपको दिख रहा है, बट मैक्सिमम हाईवेज, क्योंकि सिटी है अभी, सिटी बेसिकली अगल बगल कहीं सिटी होगी, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम जो इंटर सिटी हाईवेज है ना, सारे के सारे भाई सिंगल लेन वाले हैं। बट एटलीस्ट भाई इन हाईवेज पे सड़कें अच्छी हैं, मतलब ऐसा नहीं है बम्स बहुत ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, एकदम स्मूथ सड़कें हैं। और एक चीज़ और भाई इंटरेस्टिंग, सेम लाइक कजाकिस्तान, हमें यहाँ पर एक भी टोल नहीं मिला अभी तक। बताओ, मतलब रशिया में भी कोई टोल नहीं है भाई, और बल्कि वो बोल रहे थे टोल आपको मिलेगा, बट क्यों नहीं मिल रहा मुझे टोल, में समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई स्लो रास्ता पकड़ा, अच्छा खासी स्पीड में खींच के लेके आ रहा हूँ भाई। 700 किलोमीटर के 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो
पता नहीं भाई, मुझे नहीं समझ आया भाई टोल क्यों नहीं है, बताओ। कजान आ गया हूँ, कल मैं मॉस्को पहुंच जाऊंगा। परसों तो नहीं, मतलब मॉस्को के बाद मुझे ये मान लो बहुत कितना ही मुश्किल से 500-600 किलोमीटर ड्राइव करके एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो अब ड्राइव मेरी 2 ही दिन की रह गई है यहाँ पर अपना रशिया में। एक कल मेरे को कजान से रशिया मॉस्को जाना है, फिर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तो बहुत थोड़ी सी है, और सेंट पीटर्सबर्ग से तो एग्जिट आपकी 3-4 घंटे की है। तो बस वही 2-2.5 दिन ड्राइव करनी है, बताओ। अभी तो कोई टोल नहीं मिला है। इंटरेस्टिंग भाई, सीरियसली इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं भाई, यूरोप में ही लूट बचेगी मुझे लग रहा है टोल में, क्योंकि वहाँ टोल बड़े महंगे हैं। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है अपने टोल मिलेंगे। बाकी मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है, चार्जिंग पे लगाऊं पहले से। अब सिटी में एंटर कर चुका हूँ, यहाँ से सिर्फ 23 मिनट दिखा रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि नेटवर्क आएंगे अब। ठंड हो रही है भाई। वेलकम टू कजान सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है भाई इंडियन स्टूडेंट्स के नाम पे। जैसे कि ऑरेनबर्ग में बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, सेम वैसे यहाँ पर भी बहुत इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि MBBS करने आते हैं। और यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी खासी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, काफ़ी डेवलप्ड सिटी है रशिया की। और रही बात भाई इंटरनेट की, तो वो मेरे को रास्ते में मिला था, मैं बहुत खुश हो गया था कि ऑरेनबर्ग में सिर्फ बंद है। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सारी सिटीज़ में ना बैन कर रखा है, जैमर लगा रखा है। जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता क्यों बंद है। ठीक है, मतलब रीज़न पता है क्यों बंद है, बट ये नहीं पता कि कितनी सिटीज़ में और कौन कौन सी सिटीज़ में लगा रखा है। अब मैं एंटर कर चुका हूँ और मेरे यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, सिर्फ फ़ोन पे कॉल्स वगैरह आ सकते हैं, बट इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा इंटरनेशनल वाला, रोमिंग वाला जो इंटरनेट है। तो इसका मतलब ये है भाई कि कल, अभी से लेके कल तक अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। कोई नहीं, चलो ठीक है। होटल हमारा ऑलरेडी बुकड है, पेड है, वहाँ पर पे करने की झंझट नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी कॉल करके उनसे पूछा, तो वो बोल रहे कि हमारा ऑलरेडी क्लोज हो गया, आप कल आना, कल होपफुली आपको मिल जाएगा इंडियन फूड। मैंने होपफुली क्या होता है, तो कह रहे कि नहीं मतलब कल मिल जाएगा। मैं कहा चलो फिर सही है। तो आज सीधा जा रहे हैं हम लोग अपने होम स्टे पे। बाय द वे आज मैंने होटल नहीं किया, एक होम स्टे किया है। होटल कम होम स्टे है, ऐसे प्रॉपर होम स्टे नहीं है। बट मेरे को ना भी हाँ एक रैंडम नंबर से कॉल आया, चाइनीज, ये अपना रशियन नंबर था। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया तो वो रशियन में बात कर रही थी, लेडी थी। तो फिर वो बोल, शायद से वो यही पूछ रहे होंगे आओगे नहीं आओगे जो भी है। तो मैंने बोला डू यू स्पीक इंग्लिश, तो उन्होंने सीधा, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब मुझे बस यही डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कीज़ वहाँ पर उन्होंने कहीं रखी हो, गाइडेंस देना चाहती हो या जो भी है, मतलब चल के देखते हैं यार, कुछ नहीं पता, वहीं चल के पता चल पाएगा। बाकी कॉल लग जा रही है तो एटलीस्ट मैं उनके रशियन नंबर पे कॉल कर पाऊँगा एटलीस्ट। तो बाकी देखते हैं, चल के दिखाता हूँ आपको होम स्टे। अंदर ही कुछ बना बना के खा लेंगे, बढ़िया सो जाएंगे। कजान तो बहुत बड़ी सिटी है भाई, सीरियसली। देख रहे हो लेफ्ट राइट साइड पे चौड़ी चौड़ी सड़कें भाई, 1 2 3 4, 4 लेन इधर 4 लेन उधर, और बीच में देख रहे हो सामने ट्रैम भी जा रही है। देखो लेफ्ट में ट्रैम के लिए अलग से पूरी लेन, उसके बीच में एक पार्क तो नहीं, बेसिकली ग्रास की पूरी एक लेन अलग बना रखी है, उसके जस्ट बगल में एक वॉक लेन अलग से बना रखी है। क्या बात है भाई, 8 से 10 लेन का हाईवे बना रखा है। और यहाँ से सिर्फ मेरा होटल है 6 मिनट दूर। होटल होम स्टे कुछ भी कह लो, बहुत बड़ी सिटी है भाई, सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब ये मैं मॉस्को को एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं मॉस्को पहुंचूंगा ना, तब मुझे ऐसे कुछ लैंडस्केप या फिर एटमॉस्फेयर या फिर ऐसा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, चहल पहल और भरी भरी सड़कें, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब वैसे शांत वाली जगह बोलते हैं सब लोग कि बहुत शांत रहे, बहुत अच्छा लगता है सबको, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मतलब मैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए वो वाली चीज़ें झेल सकता हूँ कि बहुत ही सुनसान शांत, कान में कोई आवाज़ ना जाए, वरना मुझे हमेशा चहल पहल ही पसंद है शुरू से ही। भाई दिल्ली से हैं तो दिल्ली में तो भाई चहल पहले है ही। मैं तो कहीं बाहर जाता हूँ पहाड़ों पे भी, इसलिए मेरा बहुत एक्सट्रीम मन नहीं लगता। मैक्सिमम 3-4 दिन बाद होता है भाई वापसी भागो अपने शहर। बट सीरियसली भाई अच्छा लगा देख के, इतनी बड़ी सिटी है कजान। ठीक है, और कल एक्सप्लोर करने का तो नहीं, ऑब्वियसली टाइम नहीं घूम पाऊंगा। अब सोचा था आज घूम लूँगा, बट आज हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया ऑरेनबर्ग में। वरना मैं यहाँ 7 बजे पहुँच जाता अगर मैं 1 बजे करीब निकल जाता तो। क्योंकि मैंने 1 घंटा सोचा था कि 1 घंटे में मैं करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड ले लूँगा। मुझे नहीं पता था कि रशिया में ये सारा सीन चल रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं ले सकता हूँ सिम कार्ड, और मेरे को कैश निकलवाने में भी इतना टाइम लग गया, क्योंकि नॉर्मल तरीके से निकल नहीं रहा था। मुझे डॉलर फिर खर्च करने पड़ते, उसकी भी मुझे जगह नहीं पता थी। बट वो 2 लड़कियां मुझे मिली तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चल ठीक है, डॉलर भी बचाने चाहिए, अभी इनकी मदद से ले लेता हूँ, जैसे भी मुझे मिल पाते हैं रूबल्स। तो चलो सही है भाई, अच्छा है। बाकी यार चल तो ये हाईवे ही रहा है, बट यहाँ से मेरा होटल सिर्फ 4 मिनट कैसे दिखा रहा है, एकदम ही हाईवे पे ही है क्या? थोड़ा अंदर अंदर होगा कहीं, 100%। इतना हाईवे पे तो होम स्टे नहीं होता है। क्या बात है भाई, क्या लोकेशन है होम स्टे की। यहाँ से सिर्फ 600 मीटर, मेन हाईवे से 600 मीटर अंदर। नाइस यार, सीरियसली भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को। यहाँ पे तो एकदम चहल पहल, सब लोग घूम रहे हैं इस टाइम भी। रात के बज रहे हैं भाई 11। ठीक है, और ऑरेनबर्ग में आपने देख ही लिया था कितना सुनसान हो गया था रात में। यहाँ पर ये क्या है,
बर्गर शॉप है यार कोई ये, हाँ मैकडी है भाई, ये मैकडी बंद हो गया है ना। सोचो अगर यहाँ मैकडी अभी खुला होता तो वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाता, बट मुझे लगता नहीं इनके पास होगा वेजिटेरियन ऑप्शन। बट अभी जब मैं जा रहा हूँ ना तो मेरे होम स्टे में किचन भी है, तो फिर मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ कुछ। तो देखते हैं चल के, अगर मेरे को लगता है कि हाँ उस टाइप का है और इजीली अभी एक्सेसिबल है तो ठीक है, तो जाके एक बार देखते हैं। अगर लगता है मुझे इजीली एक्सेसिबल है और बना सकता हूँ तो बना लूंगा, नहीं हो पाएगा तो भाई यहीं बगल में ही है मैकडी, 300-400 मीटर पे ही आके फिर मैकडी से कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन देख के रात को खा के सो जाएंगे। यहाँ से जाना अंदर तो सोसाइटी जैसी लग रही है यार कोई। ओके ओके ओके, यहाँ से राइट, हाँ सोसाइटी के अंदर है पूरा ये। मुझे लग रहा है होम स्टे जैसे मैंने कल लिया था ना, नहीं कल तो चलो होटल था, जैसे हम लोगों ने वहाँ लिया था अलमाटी में, उस टाइप का कुछ है। बट ये एक्सेस कैसे किया जाएगा, मेरे को बात तो करनी पड़ेगी उनसे, और उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो ये तो समस्या हो गई, कॉल करना पड़ेगा एक बार। रात के 11:30 बज रहे हैं भाई, और अब मेरे को इंस्ट्रक्शंस आई हैं टू एक्सेस अपार्टमेंट। तो ये है भाई अपार्टमेंट। पहले उन्होंने बोला कि यहाँ तक तो ये है कि किसी के सामने चिल्ला चिल्ला के मत बोलना, फिर बोला कि गेवरियोलोवा स्ट्रीट टू इज़ अ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। तो मुझे लगा भाई यही है कि नहीं है, फिर मैंने इसको गूगल स्कैन से एक बार करके देखा तो सेम यही बिल्डिंग है और सेम यही एंट्रेंस 2 लिखा हुआ है, तो इसी एंट्रेंस से मुझे एंटर करना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है ऑपोजिट द एंट्रेंस इज़ अ रेड ब्रिक बॉयलर हाउस। तो ये रहा भाई रेड ब्रिक बॉयलर हाउस, ठीक है, रेड ब्रिक बनी हुई है। फिर इस पर लिखा हुआ है ऑपोजिट द एंट्रेंस इज़ अ रेड ब्रिक बॉयलर हाउस, एंटर द कोड 77 बी ऑन द लेफ्ट डोर। ओके, अच्छा सामने ये है भाई लेफ्ट डोर पे, क्या बोला है ये वाला हाउस है क्या? नहीं यार, ये तो नहीं है कहीं मशीन, शायद से नहीं है, तो कुछ और लग रहा है मेरे को। लेफ्ट डोर पे एंटर द कोड, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। लो भाई, इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर पार्क है कि क्या है, सारी तो गाड़ी भरी पड़ी है। यहाँ एक छोटी सी एंट्री, बस ये डर है सुबह कोई कुछ बोले ना, ऐसे क्या ही बोलेंगे, सबने ऐसी खड़ी कर रखी है। वहाँ पर अपार्टमेंट है, एंट्री के पूरा प्रोसीजर बताता हूँ, बहुत मुश्किल से समझा है, उनको टेक्स्ट कर करके समझाया है। और सामने भाप दिख रही है आपको, मुँह से निकल रही है भाई, बहुत ठंड है। मैं सोच रहा हूँ ट्रॉली भी नहीं निकाल रहा इसके अंदर से, सिर्फ खाने वाला बैग निकाल रहा हूँ, सो दैट सुबह हेक्टिक ना हो। और यहाँ से भी ले जाने में भारी आफत है भाई, बहुत ठंड है। वाला बैग ले रहा हूँ, सिर्फ खा के सो जाएंगे सिर्फ। मैं ट्रॉली वॉली निकाल रहा, कोई नीड मेरे हिसाब से ट्रॉली की नहीं है, कल ही देखेंगे अब चल के सीधा। ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है ना भाई, सीरियसली बता नहीं सकता। कम से कम मेरे को 40 मिनट हो गए हैं ये अपार्टमेंट एक्सेस करते हुए। नाम है भाई मिनी हाउस अपार्टमेंट, ठीक है। पहले इनका मिनी हाउस देखो भाई, यही है बस। यहाँ एक वॉशरूम है जिसमें खड़े होने की जगह नहीं है, ये देखो, देख रहे हो? एक मिनट रुको जरा, ये देखो, ये वॉशरूम है, ये वाइड में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बस इतना सा वॉशरूम है। गिन भी सकते हो टाइल कितनी लगी है टोटल, ठीक है। यहाँ पर ये बेड है भाई, ये बेड है, सोफ़ा दे रखा है भाई सोने के लिए, हद कर दी भाई सीरियसली। बताना, ये किचन है, ये देखो, और फोटो देखो भाई साहब, सीरियसली भाई ये देखो फोटो देखो कैसी दे रखी है। कहाँ है भाई यहाँ बेड के सामने कौन सा किचन है जो इतना बड़ा किचन दिखा रखा है? माइक्रोवेव दिखा रखा है, चल इसमें माइक्रोवेव वगैरह तो है, बट स्टिल भाई, हे भगवान कितना बेवकूफ़ बना दिया। इतनी चौड़ी टेबल रख रखी है भाई, कहाँ है टेबल यहाँ पे? कौन सी चौड़ी टेबल है साइड में लगा रखी है? कसम से भाई पोपट कर दिया, इतनी मेहनत से आया हूँ ना यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, इस रूम के लिए पे किया मैंने 2200 रुपये। 2200 रुपये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बट भाई इस रूम के हिसाब से या फिर उस नाम के स्टूडियो अपार्टमेंट के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है भाई, सीरियसली भाई। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, और एक तो इतनी बैंड बज गई भाई, इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी। 3 चाबियाँ हैं, वहाँ ये कोड डालो, फिर इस अपार्टमेंट में घुसने से पहले बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट है, इन सारे अपार्टमेंट को एक्सेस करने के लिए एक और है, फिर वहाँ अलग से कोड डालो, फिर यहाँ पर आओ, फिर यहाँ अलग से कोड डालो, वो चाबी वापस वहीं रख दो। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर, प्लीज़ होल्ड द डोर, क्योंकि आपको वापस से की सेफ में डालनी है उसमें। कसम से भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसके लिए बताऊँ, मैं इतनी मेहनत से इतनी देर से आधे पौने घंटे से स्ट्रगल, यहाँ टीवी भी दे दिया भाई, ये वही है बजटेड टाइप का दे रखा है इन्होंने, बट बेवकूफ़ बनाया भाई, सीरियसली बेवकूफ़ बनाया। अगली बार से नहीं करना। ये वीगो प्लेटफॉर्म भाई कसम से एक लौता ही वीगो चल रहा है यहाँ पे। वीगो भी ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कोई कस्टमर सपोर्ट है, ना ही ज़्यादा फ़ोटोज़ देता है, ठीक है। उनका नंबर मतलब बहुत ही रद्दी लगा मेरे को प्लेटफॉर्म, सीरियसली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अभी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, बट सह लो भाई। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ बनाऊँगा, राइस वगैरह,
खाऊंगा और सोऊंगा यहाँ, और कुछ करने लायक अच्छा है भाई यहाँ ट्रॉली नहीं लाया, ट्रॉली लाता तो हो गया था फिर तो काम। यहाँ पर अपलोड हो रही है वीडियो भाई एडिटर के लिए, जो हमें प्रॉक्सी बना के भेजनी पड़ती है, जिससे कि थोड़ा कम साइज़ हो जाता है, फिर आराम से चली जाती है एडिटर के पास। वो वहाँ पर एडिट करके मुझे भेज देगा कल, फिर परसों के लिए शेड्यूल कर दूंगा, क्योंकि आज ही वीडियो आई है। आज पता नहीं मेरे को ज़्यादा थकान हो रही है, कल से ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि कल परसों मतलब परसों से मैं सोया नहीं था, और फिर कल आके मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब सोया। आज सो मुझे ही पता मैंने कैसी वीडियो लाइव करी है, बट आज ऐसा हो रहा है कि पता नहीं एकदम से ऐसे सर घूम रहा है, सर नींद आने वाली है बहुत भयंकर। खाना खा लिया, खाना आके और ज़्यादा आ रही है। इसी टाइम फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, मतलब ये सारा साफ़ है, वैसे रखा हुआ है, थोड़ा ये पैकेट वगैरह फेंकने हैं बस। अब सुबह की कोई झंझट नहीं है, अब सोऊंगा आराम से। कल निकलेंगे भाई यहाँ से मॉस्को, और सुबह उससे पहले मैं जाऊँगा इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने, क्योंकि कल नहीं बनाऊंगा मैं, और कल रात को भी जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली मैं इंडियन रेस्टोरेंट जाके ही खाना खाऊंगा। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।